तो मुमरा चलकर देख आते हैं। मीडिया के जरिए बहुत कुछ सुनते रहते हैं, अखबारों में वगैरह वगैरह, नेताओं के बयानबाजियाँ भी बहुत सुनते हैं, ये हो गया वैसा हो गया वगैरह। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चलिए वहाँ पर लोगों से मिलकर आते हैं और सही हकीकत जो है वहाँ के लोगों के अपने कानों से सुनकर आते हैं और अपनी आंखों से देख कर आते हैं। ये मकसद है। ये साहब जो है ये इनके नेतृत्व में ही ये आज की मीटिंग बुलाई गई है। इनका नाम है श्री नारायण शर्मा क्रांतिवीर। ये जो आपके बगल में बैठी हैं ये सुनीता क्रांतिवीर संगठन के सेक्रेटरी हैं और उनकी वाइफ भी है। और ये एडवोकेट मुनाफ साहब हैं और कहाँ गए हैं? अच्छा हाँ, ये एडवोकेट अमीना जी हैं और कहाँ गए? लांबे जी पीछे बैठा। भैया इधर आ गया। नहीं मैं कांच में से नहीं खड़े रहो, खड़े ठीक है। ये दानिश लांबे साहब हैं, इनका परिचय वो खुद ही दे पाएंगे। और समीम शेख साहब हैं और कौन साहब हैं? अभी और लोग आ रहे हैं। एक बहादुर सिपाही शेर अली जिसका नाम है वो भी पहुँच रहे हैं। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लोग तो कुछ जानते नहीं यहाँ के बारे में। हम लोग पहले यहाँ के लोगों की सुनने के बाद जो है हम समझ पाएंगे कि हमने क्या बोलना चाहिए। अभी हम कैसे पहले बोलते हैं? अभी हम लोग नेता लोग नहीं हैं कि मीडिया देखे तो फिर हमको खुजली हो गई, अभी मुमरा हम बता देंगे, सबको घर गिरा देंगे, ये सब कर देंगे। ये भाषा यहाँ आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगी। हम वो काम करने आए हैं कि जैसे अभी आपको कोई बीमारी हो जाती है तो जब अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेस्ट कराता है। एक टेस्ट कराया, फिर दूसरा कराया, तीसरा कराया, कई टेस्ट कराते हैं। जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आती है तब तक वो टेस्ट कराते रहते हैं। तो हम लोग जो आए हैं उसी एरिया से हम टेस्ट करना चाहते हैं। इस बैठक में नहीं होगा तो आगे कई बैठकें की जा सकती हैं, लेकिन हम बीमारी का जब तक पता नहीं लगा पाएंगे तब तक उसका इलाज जो है करना और कहना ये दोनों गलत बातें हैं। आप समझ गए ना? क्योंकि जब तक उसकी तहकीक नहीं हो पाती, बीमारी नहीं हो पाती है तो नेताओं की तरह बयानबाजी करने में कोई मतलब नहीं होता। तो मैं मुनासिब समझूंगा कि हम लोगों के सामने जो ज़्यादा जानकार हैं यहाँ वो हम लोगों के सामने अपनी बातें रखें। वो जमीन ना कुछ 2018 से पहले ली गई थी एवीके का, जो मेन प्लॉट है ना जिसमें 24 बिल्डिंग की पूरी फुल डेमोलिशन जो हुई है उन्होंने लेके डेवलप पे दिया था। तो डेवलप पे ना कुछ 5.5 एकड़ जमीन थी। उसके बाद उन लोग ने क्या किया था ना, उसको टुकड़े टुकड़े में अलग अलग लोग को दिया था। किसी को 5 गुंठा, किसी को 6 गुंठा अलग अलग दिया था। उसके बाद जब बिल्डरों ने बिल्डिंग डेवलप कर ली उसके बाद ऑलमोस्ट सबके 8-8 माले की बिल्डिंग बन चुकी थी। कुछ बिल्डिंगें थी जो 3 माला 2 माला थी, बाकी ऑलमोस्ट सब बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी। पब्लिक रहने भी आ गई थी। उसके बाद लाइट बिल भी ऑलमोस्ट लग गया था लोगों का। उसके बाद 3 महीना पहले 13 तारीख के बाद से कार्रवाई चालू हो गई, 13 जून से। अब उनका ये बोलना था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और जो आम आदमी, जैसे मैं खरीदार था, मेरा खुद का घर था वहाँ पे, तो मेरा ये बोलना था कि एक आम आदमी क्या देखता है कि भाई बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, मीटर लग गया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लीगल है। अगर ये इलीगल होती तो थाने महानगर पालिका उसको रोकती और ये 8 माला बनने नहीं देती। और ये यहीं का प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा दीवा, शील और मुमरा में अक्सर बिल्डिंग है। तो हम लोग बस ये चाहते थे कि जो थाने महानगर पालिका इसको धड़ल्ले से बनने देती है, तो एक आम आदमी तो बस इतना ही देखता है कि भाई एक बिल्डिंग कंप्लीट है, लोग रह रहे हैं, मीटर लग रहा है और कहीं कहीं तो टैक्स पावती भी लग गई है। तो हम लोग का एक ये रहता है कि ठीक है भाई, और वोटर आईडी भी बन जाता है तो वोट तो आदमी देता ही है। तो जब एक आदमी को दिखता है कि हर चीज़ श्योरिटी के साथ हो रही है तो वो इलीगल नहीं होगी। और फिर कुछ दिनों के बाद प्रशासन आके ये बोलता है कि भाई वो इलीगल है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी, बोलते ना, इनजस्ट है, हमारे लिए नाइंसाफी है कि पहले तो आप बनने देते हो, उसके बाद आप टैक्स लगाते हो, मीटर लगाते हो, उसके बाद आप तोड़ने की कार्रवाई भी कर लेते हो और एक आम आदमी कुछ नहीं कर पाता। जीपी का पूरे मुमरा का वही हाल है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मेरा नाम है शिव नारायण क्रांतिवीर।
हमारे साथ ही है सोनिका क्रांतिवीर, एडवोकेट मुनाफ जी, अमीना जी, सुभाष कदम जी है, बहुत अच्छे जानकार हैं टेक्निकल इसमें बिल्डिंग लाइन के पूरे। ये सब हम लोग पूरा एक ये समझ लीजिए लॉ लीगल वे में जितने भी काम और पेटिशनें तैयार करते हैं, ऐसी पेटिशनें जो आपको पूरा मतलब ये देती है, संरक्षण देती है, पूरी जानकारी देती है। और उसके लिए मेरे दोस्त ये सब मेल रहते हैं सभी जगह कि हमें हमारे देश की जो बर्बादी का हाल कर रखा है वो वकीलों ने कर रखा है, और हमें उन वकीलों की दुकानें बंद करनी है। ये हमारा खुद का, हमारे संगठन के खुद के विचार है, सीधे ओपनली बोलते हैं हम। क्योंकि वकील लोग क्या है, उन्होंने डिग्री ली है, डिग्री लेते टाइम क्या शपथ ली कि हम सेवा भाव के लिए काम करेंगे, उनको दुकानें नहीं चलानी। लेकिन आज वो सब दुकानें चला के बैठ गए, आप लोगों को जानकारी बराबर नहीं देंगे। जहाँ से पैसा मिलेगा आपकी तरफ से खड़े हैं, जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ के लिए काम करेंगे, आपको मजबूर करेंगे कि नहीं यहाँ पर ये हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, ये कर दो या वो कर दो, सामने से पैसा खा के पूरा खेल खेल। दूसरी चीज ये है, हम आजाद देश के नागरिक हैं। आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब ये बोल दिया कि आजाद देश के नागरिक है आप, ये अरे आजादी का मतलब है आपने जो जिस तरीके से जीना चाहिए पूरी शांति से जी सको, आपको कोई परेशान ना कर सके, ना आप किसी को परेशान कर सको। और उसकी वजह से आप लोगों ने संविधान बनाया है। ये संविधान आप लोगों के लिए है, और इस संविधान में आपके लिए सब कुछ है, मगर आपको ये बताया नहीं जा रहा। आपको सबसे बड़ी चीज, एक चीज समझनी चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। तो किसी को भी समझ में आ जाता है कि मेरे साथ गलत हुआ है या किसी ने मेरे साथ गलत किया है। जब गलत हुआ है तो फिर इंसाफ मिलना चाहिए ना। आप जब इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि नहीं सिविल का मैटर है, ये वैसा है, आपको बाहर भगा दिया जाता है। तो उसी चीज को हम लोग हमारी तरफ से हम लोग सबको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं, उनको ये जानकारी देते हैं कि कैसे आपको लड़ाई लड़नी है। अभी एक सिंपल सी चीज है, किसी ने आपके साथ गलत किया है या किसी ने आपसे पैसा ले लिया और वो पैसा आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? मजबूर होकर के उसकी हर चीज को ब्लैकमेलिंग होंगे, वो 10 बार आपको अलग अलग रास्ते बताएंगे, ये करो वो करो, इसके बारे में पैसा देंगे, उसके बाद भी पैसा नहीं देते। उसी प्रकार से अगर आपके पास किसी का पैसा या किसी वजह से या आपने लोन लेकर के कुछ लिया है और वहां पर वो लोन देने वाला उसकी कोई जवाबदारी है, क्योंकि लोन कौन दे रहा है? उनके यहाँ लाखों रुपए देने वाले यानी अपने पेमेंट लेते हैं, जो सैलरी लेते हैं, वो लोग बैठे इंजीनियर और टेक्निकल लोग, वो लोग आपको लोन दे रहे हैं। लोन किस बेस पर दे रहे हैं? आपका पूरा जैसे होम के दे दिया तो आपका पूरा वो देखना है, उनको लीगल जमीन के पेपर बराबर है नहीं है, बिल्डिंग के पेपर, प्लानिंग, ये वो सब चीज़ें बराबर है नहीं है, ये सब उनकी जिम्मेदारी देखने की। वो देखे बिना अगर वो लोग आपको फाइनेंस कर रहे हैं या उसका फंड तो ले रहे हैं आपसे, प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस ले रहे हैं आपसे, लेकिन वहां पर बिल्डर के ऑफिस में आप लोग उसका EMI भरते जा रहे हैं। तो इन सब के लिए कानून बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है और अभी जजमेंट है बिल्कुल कि अगर आपको पोजीशन बिना उसी का मिला है तो आपको EMI भरने की जरूरत नहीं, कोई आपसे EMI के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप लोगों को, लेकिन आपके दिमाग में ये भरा है कि नहीं, अगर हमने पैसा रोक दिया, हमने पैसा बैंक का नहीं देना बंद कर दिया, तो वहां पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। गलती किसने की? गलती तो वहां से बैंक वालों ने की, उनके पास तो है सब कुछ, आपने तो प्रोसेसिंग फीस भी दी, सब कुछ दिया। उसके बावजूद अगर बैंक ने फाइनेंस किया है, बैंक ने कुछ गलती की है, तो उसकी सजा तो बैंक भुगतेगा ना। और ये चीज कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है। और वहां पर अभी CBI ने भी अपना वो दिया है हलफनामा कि नहीं, अगर ऐसी कुछ भी है तो हम बिल्डर के ऊपर और फाइनेंस बैंक के ऊपर, इनके ऊपर FIR करेंगे, उन लोगों के ऊपर। तो ये सब चीजें आप लोगों के फेवर में है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब क्या बोलते हैं ऐसी कोई भी मुसीबत आती है, पहली बात तो हम उस मुसीबत को यानी लेते ही नहीं है साधन उसमें, क्योंकि जब आती है तब देखते हैं, जबकि पहले से है ये सबके ऊपर। जहां बिना उसी के रह रहे, आप इलीगल रह रहे, चाहे वो GP में हो चाहे
अपने टीएमसी में हो, करा तो इन लोगों के सामने ही है ना, अफसरों के सामने ही हुआ है ना काम। अभी एक मैटर हमारे पास यहाँ आया, टिटवाला का मंगल मूर्ति एक करके है, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन लोगों को एक ही प्लेट 3 लोगों को बेचा, परेशान हो गए। ऐसा मुर्रा काफी हाँ, तो अब उसमें उन लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया। कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि भाई इनको फंड दिया जाए, मगर पुलिस, तहसीलदार ये लोग काम नहीं कर रहे। अभी पिछले साल नवंबर में हमारे पास मैटर आया। हमारा काम क्या है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, उस जगह पर अटैक करना है जो लोग जिसके जिम्मेदार हैं, जिसमें पुलिस है, सरकारी अधिकारी है, हम सीधे उनके ऊपर अटैक करते। हमने काम करा उन लोगों के द्वारा आरटीआई, यानी जो हमारे को साधन दिए, हथियार आपके पास बहुत सारे, आप लोगों को रोड पर यानी सड़क पर लाने का काम ये लोगों ने किया है ना, तो उनके खिलाफ आपको, हमने तो उसका बाकायदा फोटो लगा करके भेजा, बाकायदा फोटो लगा दिया, शोकॉज नोटिस दिया। तो ये चीजें हम लोग करते हैं और ये आप लोगों को हम यही करवाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसे अधिकारियों को जब आप ठीक करेंगे, ऐसे काम करना शुरू करेंगे, कोर्ट कचहरी बाद में आओ। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं सबको, अमेरिका और इराक का युद्ध आप लोगों ने सबने देखा होगा। अगर अमेरिका इराक के ऊपर डायरेक्ट हमला करता तो क्या हमले कर पाता? उसके साथ, इराक के साथ कई देश खड़े होते। अमेरिका ने क्या किया, उसका पहले प्रोपेगेंडा किया, केमिकल हथियार का नाम लेकर के। फिर उसके बाद अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर अमेरिका पैदल सेना भेजता इराक पर तो क्या कब्जा कर सकता था? कभी नहीं। पैदल सेना को मैं लीगल वर्ड बोलता हूँ। तो पैदल सेना भेज कर नहीं कर सकता। उसने क्या किया, पहले अपना मिसाइल वगैरह वहां से नहीं, सब इकट्ठा किया, खाड़ी में जहाज लाया और पहले बमबारी करके उसकी मूल मेन ताकत है इराक, वो खत्म कर दिया, उसको कमजोर कर दिया, उसको अकेला कर दिया। तो हम पेपर वर्क के जरिए इन अधिकारियों को अकेला करते हैं, क्योंकि जब ये अधिकारियों के ऊपर, जब अधिकारी फंसते हैं तो कोई इनको बचाने नहीं आने वाले। और पुराने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए नए अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो काम करे उनके ऊपर। क्या आप सब समझते हैं ना? नए अधिकारी की जिम्मेदारी है ना कि काम करें, कि पुराने ने जो भी गलत किया है उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो ये सारी जो काम होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है नया अधिकारी, तो नए अधिकारी के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। तो हम लोग वो काम कर रहे हैं, नए अधिकारी को हम नहीं छोड़ रहे, तुम्हें काम करना है तो वो काम करके दे रहे। तो जैसे मैंने कहा, टिटवाला का मंगल मूर्ति का काम शुरू हो गया। अभी उनके डिमोलिशन और कई चीज़ें उनको मिलती चली जाएगी, जो उनका नुकसान है वो सब कुछ मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग, जैसे अगर आपने लोन लेकर के ली है, प्लेट लिया है, अगर वो ओसी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका, हमने कई लोगों के ईमेल रुकवाए, कलकत्ता से नोटिस भेजे जा रहे हैं, गुरुग्राम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। एलएनटी का जैसे हुआ, एलएनटी ने पूरा साजिश के साथ एक ऐश्वर्या का वहाँ पर वांगनी में करजत के अंडर में वहाँ पर चीटिंग, मतलब खुले आम चीटिंग। क्यों? क्योंकि 20 साल से ये सब लोग, कोई भी इनके खिलाफ बोल ही नहीं रहा। आप लोगों को जानकारी नहीं, आम जनता को जानकारी नहीं कि आरबीआई के रूल्स क्या कहते हैं, फाइनेंस कैसे मिलना चाहिए, कैसे क्या काम होना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं। तो लोग लोन ले करके वो चल रहे। तो उस चीज़ के ऊपर इलीगल जगह पर, जहाँ पर टाइटल क्लियर नहीं है, वहाँ पर एलएनटी ने जगह पर, मतलब इस तरीके की साजिश करी कि गिरवी रखा कौन सी बिल्डर की जगह, और उस पर हम फ्लैट बना के देंगे इसके लिए, और उससे एनओसी लेंगे। पैसा, एक पैसा नहीं दिया एलएनटी, और स्क्रू अकाउंट खोल लिया आपने। पैसा उठा करके वो स्क्रू अकाउंट में इसका खुद का अकाउंट खोला एलएनटी का। पूरा पैसा जो भी आया डिस्बर्समेंट हुआ, 90% बिल्डिंग वहाँ बनी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, पूरा पैसा उठा के एलएनटी ने वापस अपनी जेब में ले लिया। मतलब खुद ही दिया और खुद ही वापस लिया। ये बहुत बड़ी साजिश, जो हमने जब पेपर पढ़े तो इमीडिएट हमें नजर आई। जिस दिन पेपर पढ़े उसी दिन हम गए वहाँ पर एफआईआर करवाई अपने नेरल पुलिस थाने में। उन्होंने कहा कि नहीं, एक की तरफ से सबका एक साथ दो। हमने कहा नहीं, सबका सेपरेट सेपरेट जाएगा।
तो सेपरेट सेपरेट हम लोगों ने करवाया। ये ध्यान लीजिएगा, जो कह रहे हैं ना, इधर सामूहिक तौर पर नहीं होता है, सबका सेपरेट सेपरेट। जैसे मैं सिंपल सा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके 4 बच्चे हैं, स्कूल में आप पढ़ाने भेज रहे हो, तो चारों बच्चों का अलग अलग, एक ही स्कूल में भले भेज रहे हो, चारों बच्चों की अलग अलग पेपर बनाना पड़ेगा आपको, अलग अलग दाखिले, उन बच्चों को अलग अलग अपना एग्जाम देना पड़ेगा। एक एग्जाम से नहीं हो जाएगा सबका काम। तो उसी प्रकार से हर एक का सेपरेट सेपरेट काम करना जरूरी है। और सबसे पहले हमें उन लोगों को टारगेट करना है जो उन लोगों ने आपको सबसे पहले ठोकर दी। तो उसमें आते हैं बैंक आते हैं, अगर उन्होंने फाइनेंस, आपने फाइनेंस लिया है तो बैंक का आपको रोकना है, सीधे उसका EMI रोको, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा है। उसके बाद वो लोग आपके ऊपर आपको नोटिस भेजेंगे, तो हम लोग इनको सोकस नोटिस देते हैं बैंकों को। हमने L&T को सोकस नोटिस दिया, उसके कार्टून के साथ दिया, इंडिया बुल्स को दिया, इन सबको। सर, ये जो मुमरा शहर का मुद्दा है, ये बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, अपना जेवर बेच के, अपने गहने गिरवी रख के, अपने थोड़े थोड़े पूंजी जमा करके इल्लीगल में घर लिया है। इनकी कोई गलती नहीं है, बनाने वाले की भी कोई गलती नहीं है। जो ताकतवर है वो है महानगर पालिका, उन्हीं ने बनने दिया, वही तोड़ने आए। सिर्फ और सिर्फ बहाना है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट कैसे लोग गए, हाई कोर्ट कैसे जाना दिया, वो एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जिन्होंने बनने दिया था वही तोड़ने आए। करप्टेड ऑफिसर TMC के, क्या कहेंगे आप उनके ऊपर, कैसे लगाम लगेगी? क्योंकि पहला कॉलर अगर पकड़ना है तो जिन्होंने पहला माला बनने दिया था, जिन्होंने प्लिंथ बनाने दी थी इल्लीगल बोल के, बस सेट हो गए थे। महानगर पालिका 35 साल हो गए हैं इस महानगर पालिका को, 40वां साल भी शुरू हो सकता है। लेकिन सर, अभी तक करप्टेड ऑफिसर जेल नहीं गए। लकी कंपाउंड हादसा हुआ, वर्ल्ड वाइज गया, लेकिन अभी तक उसके बाद में कोई ऑफिसर जेल नहीं गया। सर, उनके कॉलर तक कैसे पहुंचेंगे? आपने कहा जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो करप्टेड ऑफिसर है, जिनके वजह से ये शुरुआत हुई, उनकी बात करते हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। एक मिनट सर, मैं जरा कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पे बैंक लोन का जी, ये कोई मैटर नहीं। हाँ। यहाँ पे सिर्फ 2 है, एक तो TMC लीगल बिल्डिंग बनती है, जिसके ऊपर लोन वगैरह सब हो जाता है, हमारा उस पर जाना ही नहीं। यहाँ पे एक बिल्डिंग बनती है GP, उसका फुल फॉर्म होता है ग्राम पंचायत। हालांकि ग्राम पंचायत खत्म होके शायद 35 या 40 साल हो चुके, मतलब उसी नाम पे बिल्डिंगें बन रही हैं। वो जो बिल्डिंग बनती है, तो वो बिल्डिंग का बनने का स्टार्ट ऐसा होता है कि एक जगह मालिक होता है, कोई बिल्डर को जगह बेचता है, वो बिल्डर क्या करता है, वो बनाना चालू करता है, वो हर लेवल पे वो मैनेज करता है। मैं कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँ, हर डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। उसके बाद फिर बिल्डिंग कंप्लीट होती है, 8 माले की होती, 7 माले की, 10 माले। अब क्या होता है, पब्लिक क्या करती, देखती कि रूम बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, सुविधा है, फिर जाके पब्लिक रूम लेती है। उसके बाद में ऐसा होता है कि लकी कंपाउंड 2013 में हुआ, उसके अंदर करीब 80 या 100 लोग बन गए। उसके बाद में मेरे ख्याल से हाई कोर्ट या जो भी कोई अथॉरिटी ने मना किया था कि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनेगी। उसके बाद में 2-3 साल रुक जाता है काम, फिर बिल्डिंगें बनती हैं। और फिर जो मामला इतना है कि दीवा, कलवा, मुमरा, ये 3 प्रभाग समिति के अंदर 909 बिल्डिंग है। 909 बिल्डिंग का आंकड़ा है जो अनऑथोराइज है, वो बन जाती। अब इसके अंदर पब्लिक फंसी, इसमें लोन कोई नहीं होता सर। ये सब क्या होता है, गरीब लोग है, गरीब लोग अपना कैसे भी पैसे का जुगाड़ करते हैं, कैसे भी पैसे का जुगाड़ उधार लिए। और दूसरी बात ये है कि जो TMC का फ्लैट 1 BHK 40 लाख में मिलता है, वही 1 BHK यहाँ पे 7 लाख में मिलता है। तो लोग क्या देखते हैं कि गरीब है, 7 लाख में से 4 लाख भी अगर बिल्डर को देते हैं, बाकी के 3 लाख का उनको 2-3 साल का टाइम मिलता है। तो लोग कैसा भी अपना जुगाड़ करते हैं। अभी 40 के अंदर भी जाएंगे, बॉम्बे के अंदर, मुंबई में कहीं पे भी, तो 10-12 लाख से कम नहीं मिलता है। मगर आज भी लालच में जाता है कि बिल्डिंग के अंदर 10 माले की बिल्डिंग के अंदर 7 लाख में घर मिलता है। इसी वजह से लोग फंस जाते हैं। उसके अंदर लाइट, पानी, हर तरह की सुविधा होती है। बाद में ऐसा होता है कि किसी ने एजुकेशन मारा तो फिर उसकी लाइट काटी जाती है, पानी काटे जाते हैं, तो बिल्डर अपना बेच कर चले जाता है। और फिर एक मामला ऐसा भी हम लोग ने देखा है कि जमीन मालिक का एक भाई बेचता है, सौदे के टाइम दोनों रहते, बाद में फिर तीसरा भाई पैदा होता है और फिर बोलता है कि नहीं, मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिला है, और फिर वो जगह के ऊपर वो हाई कोर्ट में जाता है और वो केस चालू हो जाता है।
एवी का हमको जहाँ तक मालूम है मैटर यही हुआ है, एक चीज़ का सौदा हो चुका था, 3 साल के बाद में उनका एक रिलेटिव आता है, बोलता नहीं हमारा भी हिस्सा था, और फिर वो बिल्डिंग ही गिराई जाती है। इसके अंदर बिल्डर का भी नुकसान हुआ, इसके अंदर पब्लिक का भी नुकसान हुआ। तो यहाँ पे लोन वाला मामला ही नहीं है, ये जो पूरा भी मामला घूमता है टीएमसी के अधिकारी के आसपास घूमता है, बस इतनी जानकारी। जी साथियों, मामले साहब कहाँ है भैया? हाँ, एक सेकंड, मैं आप लोगों का ध्यान मैं फिर से चाहता हूँ। आप लोगों को अगर किसी से डर है, कोई डरा रहा होगा, चाहे वो गुंडा हो, माफिया हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई पार्टी हो, मैं चाहे पूछना चाहूँगा, अगर किसी का डर है तो यहाँ कैमरे के सामने हमारी मौजूदगी में उनका नाम लेकर बताइए, समझे? आप तो मेरी समझिए, आप कैमरे के सामने खुलेआम उनका नाम लेकर बताइए, उनका इलाज बहुत बढ़िया से हो जाएगा। वो कैसे होगा वो देख लिया जाएगा, लेकिन एक सिस्टम है हमारे देश का, जब तक कंप्लेनर कंप्लेंट नहीं करता तब तक ना अदालत चलती है ना पुलिस स्टेशन चलता है। आपको इस देश के जो कानूनी निज़ाम है उसको ध्यान में रखता हूँ। जैसे कि अदालत अगर आप गए, वहाँ सैकड़ों वकील होते हैं ना मुनाफा, लेकिन बड़े बड़े वकील होंगे, छोटे भी वकील होंगे, लेकिन जिनको आप जिम्मेदारी देते हैं आपका मामला उठाने के लिए, सिर्फ वही बंदा उठा पाएगा, सारे वकील तो नहीं उठा पाएंगे। यही सही है ना अगला? तो आपको ये ध्यान देना होगा। दूसरी बात, भाई साहब ने आपने जो सवाल किया कि उनको कैसे पहुँचेंगे, कैसे पकड़ेंगे, 35 साल से कोई भी नहीं पकड़ पाया, समझे ना? हाँ, तो वही मेन है, एक पावर लेके आते। एक सेकंड, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, धीरे रखिए, आपका सवाल का जवाब ही नहीं। ना आप पकड़ पाएंगे ना मैं पकड़ पाऊंगा, कोई नेता नहीं पकड़ पाएगा, कोई मंत्री नहीं पकड़ पाएगा। अगर कोई पकड़ पाता है तो वो है कागज। अगर यहाँ के लोगों ने कागज दिए और जो स्टोरी उस कागज के तहत बताए तो फिर हम समझ ले जाएंगे कि वो हमको कैसे पकड़ा जा सकता है। पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब तक वो कागज में नहीं पकड़ पाता, अभी आपका नाम क्या है, आपको कोई कह दे, अभी अनवर साहब कुछ भी कह दें, बयान दे दें कि भाई उन्होंने घपला किया, ये काफ़ी नहीं है, इन्हें तो कागजी सबूत देने पड़ेंगे, समझे ना? तो जब तक कागजी सबूत नहीं मिलता है हमारे लोगों के हाथ में, तब तक हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर लेंगे मीडिया के सामने, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो शर्मा जी ने पहले ही बता दिया है कि हर एक का मामला अलग अलग नवैयत का होता है, सबकी स्टोरी अलग होती है, सबका समय सीमा अलग होता है, जनरल सबका नहीं चलता है। अदालत में भी अगर आपको जाना है तो आपको पर्सनली ही जाना होगा, क्योंकि सबकी स्टोरियाँ अलग है। अगर कागज हमारे हाथ में आता है, जी साहब आपका नाम क्या है? जहांगीर रियासत, जहांगीर साहब, अगर कागज आप लोग मुहैया कराते हैं तो फिर हम बता देंगे कि वो जो है कैसे पकड़ने आएंगे। कागज तो सब उन्हीं के पास है। अब एक मिनट जरा, अब वो अभी तो हमारे पास नहीं आया ना, सामने नहीं आया। अब तो अभी यही कह रहे हैं कागज है तो हम देखें पढ़ें उसमें से क्या गुनाह है, किसने क्या पकड़ में आएगा। अब अगर कागज ही उन्होंने नहीं दिया है तो उसका फिर दूसरा तरीका है। अनवर भाई बोले, उन्होंने कागज नहीं दिया है, मैं 2 कागज के हैं जिक्र कर रहा हूँ, समझे ना? हम दो के मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने हमारे दोनों कंधे पर किरामन और कातिमीन बिठा रखे है ना भैया? बराबर, सही है ना? सरकार के भी अपने किरामन और कातिमीन है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, सारी हुलिया उनकी निकल जाएगी और जितनी अकड़न है वो भी सब दुरुस्त हो जाएगी। किरामन कातिमीन से हम हिसाब ले लेंगे, उनको ढूंढने की और पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, समझे साहब? अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं वो जो किरामन कातिमीन जो लिखे होंगे उनकी स्टोरी ना साहब, वो उनके गुनाहों की स्टोरी वो लिखे होंगे, उसमें हम पकड़ लेंगे बढ़िया से।
उनकी चालाकियाँ नहीं चलने वाली है। अगर इन लोगों के साथ धोखा किया है, कागज़ नहीं दिया है, मकान दे दिया, पैसा ले लिया, तो भी उसका इलाज होना। ये दानिश साहब आपका जरा ये दानिश लांबे साहब हैं, मेरा मतलब रहते हैं भंडर में, और काफ़ी जानकार हैं, और आप लोगों की हेल्प के लिए वो भी आए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात रखें। वालेकुम सलाम। आप लोगों के पूरे कन्वर्सेशंस मैंने सुने। तब तक यहाँ पर जो बिल्डिंगें गिराई गई उसके तकरीबन 12 एग्रीमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। 12 एग्रीमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ध्यान से सुन लो, वो मैंने पढ़े। सर की बात भी सुनी, सर ने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज और एक्टिविज्म के बारे में बताया वो भी सुना। प्राइमरीली ये एग्रीमेंट देखकर लगता है एक आध एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, बाकी सारे एग्रीमेंट नोटराइज्ड है, और वो नोटराइज्ड एंड रजिस्टर्ड लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन दो है, एक जिसकी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भरी जाती है वो रजिस्टर्ड अलग चीज़ है, और एक नोटरी करते वक्त जो रजिस्टर का ठप्पा मारता है वो रजिस्टर्ड अलग है। पब्लिक जानकार नहीं होने की वजह से नोटराइज्ड एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्रीमेंट्स देखे हैं उसके आधार पर सर एक भी एग्रीमेंट में सीसी नंबर मेंशन नहीं है। सारे लॉयर्स ने देखा, ध्यान से सुनो, आप जो सवाल उठा रहे थे अभी, देखो साइड में, आप जो सवाल उठा रहे थे अभी उसका भी जवाब दूंगा। सारे लॉयर्स ने देखा, अगर बैंक ने लोन किया है तो उसके भी ऑडिटर्स ने देखा, उसके बावजूद भी सीसी नंबर नहीं होने के बावजूद भी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है एक आधा भी, उसमें भी सीसी नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, बिल्डिंग इज बिल्ड एज पर अप्रूव्ड प्लान। अगर सीसी नंबर नहीं लिखा और अप्रूव प्लान बोला है मतलब उसने चीटिंग किया है। तो कायदे से सबसे पहली पकड़ उस बिल्डर की होती है जिसने वो बनाया। आप एक दुख भरा सवाल उठा रहे थे पत्रकार जी, मैं भी पत्रकार हूं और मैं पॉलिसी जर्नलिस्ट हूं, इसके लिए जीआर और कोर्ट के चीजें पढ़ता देखता रहता हूं, इसलिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जिन भावनिक मुद्दों को लेकर आप बोल रहे कि बिल्डिंग बंद रही थी, टैक्स आया, फिर उसके बाद लाइट बिल आया, पानी लगा, तब तक दिखाने का नगर पालिका को, ठीक है, तो ये चीज कोर्ट और नगर पालिका कैसे एक्ट करती है वैसे समझो, भावना को थोड़ा कंट्रोल रखो। ये जो लाइट बिल देना या नल पट्टी देना या बिल्डिंग बनी है तो उसकी घर पट्टी देना इलीगल होने के बावजूद भी ये कोर्ट ने ही अलाउ किया हुआ, बेसिक राइट्स की वजह से। बात ध्यान, वकील लोग हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बेसिक राइट्स की वजह से अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो जब वो बिल्डिंग बंद रही होती है और कोई कंप्लेंट नहीं करता है तो नगर पालिका तोड़ने नहीं आती है। नगर पालिका तोड़ने तब आती है जब कोई कंप्लेंट आता है। तो आप ही में से कोई है जिसने ये कंप्लेंट डाली है, और बिल्डिंग का जो तोड़न कार्रवाई करने वाला डिपार्टमेंट है वो अलग एक्टिवेट होता है, और जो बेसिक राइट्स के तौर पर देने वाले लोग होते हैं वो अपना अलग काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि तोड़न कार्रवाई करने वाला ही बेसिक राइट्स देने वाला है। एक बात, दूसरी बात, इस वजह से ये हजरत का जवाब कि इस वजह से टीएमसी के अधिकारी पकड़े नहीं जाते, ठीक है। जिस वक्त में बिल्डिंग का पहला प्लिंथ गिरा जनाब, उस वक्त में अगर कोई कंप्लेंट डालता तो उसी वक्त तोड़ दी जाती, ठीक। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ना कंप्लेंट डालते, ये कंप्लेंट यहाँ के मुमरा के पॉलिटिकल लोग जो है ना, आप ट्विटर पे जाके देख लो, मुमरा की मुझे लगता है आए दिन मोइन भाई कोई ना कोई ट्वीट करते ही रहता है कि यहाँ पे ये प्लेस के ऊपर इलीगल बिल्डिंग बन रही है, वीडियो डालते रहता है ट्विटर पे ना, मैं क्या बोला आपको? भी, और रिटर्न भी कंप्लेंट जब तक बिल्डिंग स्टार्ट होती है ना तब से ये वहाँ पे टीएमसी में इन्फॉर्म होता है, लेकिन वो ऑफिसर नहीं तोड़ते। अगर सुनो मैं ये बात आता हूँ, अगर कोई बिल्डिंग के बारे में कंप्लेंट एट द लेवल ऑफ प्लिंथ गई भी है, उसके आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हो और सर के पास देते हो, यकीन मानो आप जीतोगे।
बिल्कुल यकीन मानो आप जीतोगे। मैं कोई नेता नहीं हूँ। लोगों ने है ना वो complaint complaint- लगाया है, आपको इसके ऊपर तो सुनो complaint सुनो, लगाई है। मैं आपको 2-3 सॉल्यूशन बताऊंगा। करप्शन जो चलता है ना, जो आप बोल रहे हो, हम सब जानते हैं, उसके सबूत नहीं मिलते। टीएमसी के अधिकारी करप्शन करते हैं, ये कैमरे के सामने बोलना आसान होता है, बट उसके सबूत प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। बराबर है? तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर और इफ के साथ बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, अगर आप सबूत प्रोवाइड करते हैं कि कंप्लेंट हुई थी, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज आप नगर पालिका को, टीएमसी को नहीं कर सकते। दूसरा तरीका, टीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों को, क्या बोल रहा हूं, टीएमसी के जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको पकड़ने का तरीका यह है कि आप बिल्डर का गला दबाओ, वो वहां से बराबर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सारी फसाद की जड़ जो है वो आप बोलते ही नहीं, आप टीएमसी पे बोल रहे हो, जिसके पास अपने बचाव के बहुत सारे तरीके हैं। किसने बांधा, किसने एग्रीमेंट साइन करके दिया, आप उसको पकड़ो। और सर ने जो बातें बोली एक्टिविज्म की, क्योंकि सारी बला जो है ये एग्रीमेंट है। पहला कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, और इसको पढ़ो, इसके अंदर से फ्लॉज निकालो, आपका पैसा सेफ रहेगा। आप दूसरी बात, कभी भी आप, जब तक सारे लोगों को अवेयरनेस के तौर पर हम हमारी तरफ से बताते हैं कि जब तक बिल्डिंग का सीसी नहीं देखो मत खरीदो। जब वो जीपी और टीएमसी, ये जो टर्मिनोलॉजी मुमरा की है ना, इधर बाजू में रखो, एक सादी बुद्धि रखो। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आरसी बुक देखते हो या नहीं, देखते हो या नहीं? तो जब बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो तो पहले उसका सीसी देखो। सादी सी बात है। हम ही पागल, हम ही दीवाने जो जाते हैं, बस बिल्डिंग सस्ते में मिल रही है, एग्रीमेंट रजिस्टर होगा ना, रजिस्टर कुछ नहीं होगा उनका। अवेयरनेस लाओ, सीसी के बाद ही खरीदो, ये तो बाद की बात होगी। लेकिन जिन्होंने अभी खरीदा उन लोग अच्छी टीम के साथ बैठो। जो इल्लीगल बिल्डिंग पे खड़े उनकी बात कर रहा हूँ, जो इल्लीगल बिल्डिंग पे खड़े हैं उनको नोटिस आई हुई है, कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया हुआ है, सब अपनी बात, उसके एविडेंसेस क्रिएट करो, और जो लोग उस एविडेंस के तहत आते हैं उस पर जब्त करो, जरूर मिलेगा आपको इंसाफ। और फिर बोलता हूँ कि अगर सच में इंसाफ पाना है तो जो बेवकूफ किस्म के लोग, जिनको कुछ नहीं पता, थोड़े से कनेक्शन बनाकर बिल्डिंग खड़ी करके बिल्डर बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को पहले पकड़ना चालू करो आप। बाकी सब लोग, क्योंकि सारा पैसा बटता कहाँ से, आपका कलेक्शन करके, जिस सोर्स से पैसा बटता है उस पर वार करोगे तो सारे लोग खुद ब खुद बाहर निकलेंगे। जैसे चूटियों का बिल होता है ना, तो आप ऊपर थोड़ा गर्म पानी डालो, सारी चूटियां बाहर निकलेंगी। दूसरी चीज, बिल्डिंग कभी भी बनी है, आपने कंप्लेंट की है या नहीं की है, आपको, और ये चीज जैसे कि भाई सबूत नहीं है, आपके पास पूरी सबूत, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि वो सर्कमस्टेंस, वो बताता है कि भ्रष्टाचार हुआ है और इधर से पैसा लिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। और उस बेस पर हम उन अधिकारियों को जहां पर पैसा खाया गया है उनको हम पकड़ सकते हैं। अब ये कैसे पकड़ना है, तो जिस वक्त आपकी बिल्डिंग बनी है उस वक्त जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वो एरिया में जो वार्ड या जिनकी सर्वे करना, जिनको वो सारा काम, उन सब की लिस्ट हम लोगों को लेनी होगी। और वो हमने मांगी, जैसे हमने टिटवाला में मांगी, परिणाम क्या हुआ, सारे काम शुरू हो गए। तो वही काम आपको यहाँ करना है। क्यों? वो करके जब उनकी लिस्ट आएगी तो उनका जो उनकी जो स्रोत है फंड का, उनके पास जो संपत्ति है, पैसा उनके पास कितना है, कहाँ से आया, उनके रिश्तेदारों के पास कहाँ से आया, ये सब की जांच हम करवा सकते हैं। और जब सब लोग एक साथ मिलेंगे तो वो सब फंड वहां से हम लोग वसूल कर सकते हैं। ये आपको अधिकार है, ये आपको अधिकार है, ये से समझना है, मगर उस जड़ में जाना है और दिमाग से ये निकाल दो कि अगर सबूत नहीं, जो हम काफ़ी दिनों से टीवी वगैरह में सुन रहे थे कि भाई इलीगल बिल्डिंगों पे हमें कार्रवाई हो रही है, तो हमारा भी ये सोचना था कि भाई अगर कार्रवाई हो रही है तो उसका एक्चुअल कारण हमें पता चलना चाहिए कि क्यों हो रही है। और जितने भी हमारे अपना लोग हैं, हम जब अपना पेपर्स वगैरह पढ़ने के बाद हमें पता चला कि भाई पैसे देने के बाद भी इतने सारे लोग परेशान हैं और बेघर हो गए हैं, तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो हमने डिसाइड किया कि भाई एक बार हम जा करके वहाँ पे हकीकत पता करेंगे कि भाई बेसिकली वजह क्या है। अब जैसे लोगों ने हमें बताया कि जीपी और टीएमसी, लेकिन जीपी और टीएमसी दो अलग अलग मुद्दे हैं, इसको हमको रखना ही नहीं है। सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि अगर बिल्डिंग बन रही है तो जब बनती है तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हमको देखना है कि भाई उन डॉक्यूमेंट्स में
सामने वाले ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले करके बिल्डिंग बनाना शुरू किया है। आज हम ब्लेम गेम करते हैं कि भाई ये फला ऑफिसर ऐसा कर रहा है, ये डिपार्टमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो ब्लेम गेम है वो हमको छोड़ करके हमें एक्चुअल चीज़ों पे ना हमको अटैक करना है। अभी इतनी सारी बातें हुई, सब हमारे अपने साथीगण लोगों ने उसमें ऐड किया। मेरा एज एन एडवोकेट मैं भी आपको यही अपना बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हमें गुमराहियत से निकल के बाहर आकर ये देखना है कि बेसिकली ये जो चीज़ें हो रही हैं जिन्होंने किया उन कल्प्रिट को पहले पकड़ा जाए, वहाँ से हम शुरू करें। और हमारा संगठन उसी सब चीज़ों पे काम करता है। आज हम बहुत सारे अपना मैटर्स में काम किए हैं जहाँ पे हमें 100% रिजल्ट मिला है। और ऐसा नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम अपना किसी और तरीके से नेता के पास जाके करना है, हम वो सब चीज़ें नहीं करते। हम बेसिक्स पे काम करते हैं, जहाँ से एक्चुअल में ना जो मूल अपना जड़ है उसके ऊपर हम अटैक करते हैं और वहीं से ना सबको लोगों को ना जवाबदेही हम तय करते हैं। तो ये छोटा सा हमारा काम है और हम बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बट हमारे जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। और जैसे अपना सर ने बताया कि आज की अपना एडवोकेट की जो अपना जमात है ये वाकई में अपना ख़राब हो गई है। एक्चुअल में ना आप ना किसी परेशानी को लेके जाओगे, सबसे पहले बोलेगा कोर्ट चले जाओ। कोर्ट में एक बार गए आपका सब दरवाजे बंद हो गए। कोर्ट एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो एकदम आखिरी हो। पहला ये होना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे पहले अपना लेवल पे ही उसको अटैक करें। तो आज जो मैं इस महफिल में ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो चीज़ करेंगे कोर्ट हमारा आखिरी अपना पायदान रहेगा। पहला पायदान रहेगा कि जहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस आज की अपना मीटिंग में जो आप लोग ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे उस पर हम बैठ करके देखेंगे कि हम उसमें क्या नई चीज़ें हम निकाल करके आपके काम को शुरुआत करें। और जो ये जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकें, ये हमारा मकसद है। और उसी मकसद के हिसाब से हम यहाँ पे आए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके मकसद को हम वो करें। मेरा मकसद ये है। एक सेकंड, एडवोकेट अविनाश जी, आप वकील हैं तो अच्छा, खाली मैं बिल्डर पे बोलना चाहूँगी। हाँ, जो भी आपको देखा मुझे बिल्डर पे ये बोलना है, जैसे सर ने ये बोला हम बिल्डर को नहीं पकड़ सकते। जैसे सर ने बोला हम बिल्डर को नहीं बोल सकते, पर मैं ये चाहती हूँ बिल्डर को हम पहले पकड़े, क्योंकि बिल्डर को नहीं पकड़े तो हमें जड़ नहीं मिलेगी। और पूरा कारण बिल्डर का है। गेम खेलने वाला बिल्डर से मतलब रखता है। और हम जितने गरीब लोग बोलते हैं ना जाते हैं फ्लैट लेने, वो हम लोग कुछ नहीं मालूम है, नॉलेज जरा भी नहीं उस बारे में। पर नॉलेज ये है कि अगर हम बिल्डर को पकड़ेंगे सारी जड़ मिलेगी और जड़ से ना हमको पूरी मौका मिल जाएगा। बस सही बोला, मेरा भी यही नजरिया है। पहला प्राइमरी अटैक बिल्डर होना चाहिए। अधिकारी खुद सुभाष जी, नहीं, कोई बात नहीं। आप हम तो अनपढ़ है, आप वकील हैं, आप जो बोलेंगे आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। नहीं, आपको जो ठीक लगे वो आपने बोला ना, तो बस हो गया। बस मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं मैडम। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ, उधर मैं अभी सवाल शुरू करवाता हूँ, हाँ। हमारे लोगों को हो जाए अपने राय को देते हैं। मेरी ये राय बनती है, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से थोड़ा ये जानकारी ली, मैं काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ। इसमें ये एक राय बनती है कि MRTP एक्ट का जो थोड़ा हम लोग ने स्टडी करना चाहिए। इसमें ये बिल्डिंग बचाने के लिए MRTP में क्या प्रोविजंस है उसका थोड़ा हम लोग ने असर करना चाहिए। और तो इसमें क्या होगा, प्रोविजंस है, अगर ये कितना बिल्डिंग बना है, वो FSI वायलेशन नहीं हुआ है, रोड के करीब बना है, तो इसमें ये बिल्डिंग मतलब हम लोग कलेक्टर या कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इसको रेगुलराइज करो। तो इसको आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके इसमें क्या ये बिल्डिंग का क्या है सिचुएशन वो थोड़ा चेक करके बिल्डिंग बचाई जा सकती है क्या, ये भी देख सकते हैं। ये तो कानूनी लड़ाई है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लड़ाई है। इसमें कुछ बिल्डिंग बच भी सकती है, क्योंकि अगर FSI वायलेशन नहीं है या फिर उनके बिल्डिंग का वायलेशन बनाने का वायलेशन नहीं हुआ है, तो हम लोग प्रपोजल दे सकते हैं कलेक्टर या कमिश्नर को। वो MRTP में प्रोविजन है, तो जो भले अपना बिल्डिंग इलीगल है लेकिन वो रेगुलराइज हो सकता है, उसमें कुछ पेनल्टी भरने आएगी, वो भरने कर सकते हैं।
तो इसमें ये हम लोग को मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करके इसका थोड़ा बेसिक स्टडी करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। शेर अली, हाँ मैं बोलूँ, अब यहाँ पर जो भी कुछ होगा, बैठ के बोलिए, खड़े रह के बोलिए, खड़े रह के बोलिए। अब यहाँ पर जो भी इसमें जो भी जिम्मेदार है, जो भी आप लोगों की जो आप लोग ने बताया कि ये गाँवठान की ज़मीन थी, गाँवठान की ज़मीन पर बिल्डिंग्स बनाई गई। जब बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी तब तो ये अधिकारी को तो मालूम होगा, पुलिस को मालूम होगा, नगर सेवकों को मालूम होगा, जो भी यहाँ के जो भी एक्टिविस्ट है उनको तो मालूम होगा। अगर एक छोटा सा नगर सेवक होता है, एक छोटी सी ज़मीन भी खाली रहती है ना, तो उनको मालूम पड़ता है कि ये ज़मीन खाली है, मुझे कब यहाँ पे कब्जा करना है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, फिर भी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इस लड़ाई में अगर जीतना है, जो भी आप लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लगाई, और लगाने के बाद में आप लोगों के साथ में इस तरह से शोषण हो गया, अत्याचार हो गया, धोखाधड़ी हो गई, तो इस पर मात करने के लिए, इस पर जीत हासिल करने के लिए हम सभी को पेपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। पेपर वर्क नॉर्मल, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े एडवोकेट को रखने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इसमें अपनी लड़ाई में लड़ सकते हैं इन पर्सन में, और पेपर वर्क करके जो भी इसमें जिम्मेदार है उन्हें हम पेपर में ही जिम्मेदार साबित कर देंगे। जो भी दोषी है उसको पेपर में ही जिम्मेदार हो जाएंगे। और जो राक्षस होता है, जिसने आप लोगों को लूटा है, जो राक्षस होता है, उसका जब तक हम लोग गला नहीं दबाएंगे, उसकी जान होती है तोता में होती है। जो राक्षस होता है उसकी जान तोता में होती है। जब तक हम तोता का गला नहीं पकड़ेंगे, जब हम तोता का गला पकड़ लेंगे ना, तो राक्षस ऑटोमेटिक छटपटिया जाएगा, और वो मरने के जब कगार पे आएगा तो ऑटोमेटिक हर एक चीज़ का आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो घुमा फिरा के बात यही है कि जो लड़ाई लड़नी है, आप लोगों की जो लड़ाई लड़नी है उसमें जीतनी है, हर एक चीज़ पेपर वर्क पर ही आप लोगों को मिलेगी, और उस पर ही आप लोगों को जीत हासिल होगी। ये मैं कहना चाहूँगा। तो आप सभी से यही मेरी गुजारिश होगी कि सबसे ज़्यादा जो भी कुछ करना है पेपर वर्क पे ही करना है, और आप लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तो हम लोग जो है, हम लोग आप लोगों का इंडिविजुअल जो आप लोग का दस्तावेज देखेंगे, दस्तावेज देखने के बाद में हमें जैसा भी लगेगा कि जो हमें कदम उठाने हैं पेपर वर्क में, जो भी हमें स्टेप लेने हैं, जो पत्र व्यवहार करने हैं, हम उसके आधार पे जो भी करेंगे। धन्यवाद जी। सोनिका क्रांति मेरी ये आपकी जमात है, वो आप उनको खातिर बोलिए, थोड़े उनकी हिम्मत अफजाई करें। सबने तो सब कुछ बोल दिया है, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना है। बस मुझे यही बोलना है कि जो भी लड़ाई होती है अन्याय के खिलाफ में, बहुत सारे विक्टिम होते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि एक आगे बढ़ेगा, दो आगे बढ़ेंगे तो हम भी उसी के साथ हो जाएंगे और हमें भी उसी के सारे न्याय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें कभी भी अगर लड़ना है युद्ध की तरह, तो सबको साथ में, एक साथ में काम करना है। एक साथ में करने का मतलब, जैसा भी शर्मा जी ने बताया, कि सबको अपने अपने लेटर्स या डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग करना है। अलग अलग भले ही करना है, लेकिन एक साथ में रहते हुए ग्रुप की तरह करना है, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों को छोटी छोटी जानकारी भी नहीं है। तो जो जानकारी भी हम आप सबको देंगे, लेकिन आप सब लोगों को इकट्ठा होकर लड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ये जंग जीती जा सकती है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए सब साथ आइए और सब साथ में लड़िए। कोई जानकारी नहीं है तो पूछिए, हम सब आपको बताएंगे, गाइडेंस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि आज के डेट में हर आदमी का एक सपना है कि घर चाहिए। सपना हर आदमी का एक सपना है कि घर चाहिए। तो इंसान क्या करता है, उनको कुछ मालूम नहीं रहता है। तो सब क्या देखते हैं आज के डेट में क्या है रह रहा है, और जब भी लोन पास कोई बैंक से लोन पास होते तो आदमी क्या समझते हैं, हाँ ये लीगल है। तो उसके बावजूद भी आज के डेट में हम लोग को गुमराह करके लिटिगेशन में अंदर घसीट रहे हैं। ठीक है, अपने को क्या करते हैं हम लोग, मतलब कोई कर्ज नहीं लिया फिर भी हम लोग को कर्जदार बना दे रहे हैं। मतलब क्या है कि मेरे पास जो सामान खरीदने जा रहा हूँ, आज के दिन में मोबाइल खरीदता हूँ, तो उसको मैं EMI कब चुकाऊंगा, जब मेरे पास वो चीज़ मोबाइल मेरे हाथ में आ जाएगा, उसके बाद मैं EMI दूंगा। उसी तरह हम लोग घर खरीदते हैं, लेकिन घर खरीदने का जो जिम्मेदारी है
वो अपनी है, लेकिन जो हम लोग प्रोसेसिंग फीस देते हैं जो बैंक को, वो सेंट्रल बैंक रहे, कोई भी बैंक रहे, गवर्नमेंट बैंक रहे, स्टेट बैंक रहे या फाइनेंस बैंक में कोई भी रहे, उसको हम लोग क्या देते हैं, प्रोसेसिंग देते हैं। तो उनका क्या काम क्या रहता है, उनको काम ये रहता है कि वहाँ पे क्या है, उस जगह का सही तरीके से मतलब जांच हुई है, उसका टाइटल क्लियर है और वो जगह जिसने लिया उसके नाम पे है या किसके नाम पे, ये सब चेक करना किसका काम है, बैंक का काम। और एक बात है, जैसे कि 2000 RBI का गाइडलाइन बोलते हैं 2013 के हिसाब से, जो भी बिल्डर है उसका बिल्डर का 30% अपने तरफ से पेमेंट जाना चाहिए, उसके जो बाकी दूसरा पेमेंट है वो दूसरे बैंक का चाहिए। इसी तरह बिल्डर का 2 अकाउंट होना चाहिए, तो उस अमाउंट से ही बिल्डिंग बननी चाहिए और उसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें क्या किया है, हम लोगों को ना घर मिला है ना पैसा मिला है। आज हम लोग मतलब ऐसे हो गया कि मतलब बिना सामान के हम लोग आज भी कर्जदार है और हम लोग EMI पे कर रहे हैं। उसी तरह मैंने ये संगठन से जुड़ने के बाद ही मैंने अपना EMI स्टॉप किया हूँ, पेपर वर्क किया हूँ। पेपर वर्क करने के बाद मैंने आज 1.5 साल हो गया मैंने EMI स्टॉप किया हूँ। और बैंक वाले को क्या आंसर देने का मैं खुद ही बात करता हूँ, उनको आंसर देता हूँ। मैं दूसरे को भी गाइड करता हूँ किस तरह से बात करना है, क्या करना है। और उनको अगर कोई डाउट रहता है तो वो लोग कॉल करते हैं, तो मैं भी उनको बोलता हूँ इस तरह से बात करो। आज हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अनटाइटल्ड है, मतलब टाइटल क्लियर नहीं है, NCLT में है। वहाँ पे भी जो भी है अधिकारी है, जो भी है वो भी नालायक है, मतलब वो भी घूसखोरी है। इस तरह से हम लोग को फंसाया गया हुआ है। जो मैं 1.5 साल में जो पैसा जो बचाया हूँ मैं अलग तरीके से, और जो EMI बंद करके बैंक वाला आते हैं उनको भी मैं कॉल करता हूँ। जो भी क्या बोलते हैं रिकवरी एजेंट आता है उसको भी मुँह पे बोलता हूँ आ जाओ मेरे पास, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। LNT जैसे, हाँ LNT जैसे में भी मैं LNT को भी मैंने नोटिस भेजा हूँ। आपके पास शायद मेरे पास अभी इमेज मोबाइल पर रहेगा, वो दिखाऊंगा। उसमें मैंने बैल का बना के बैल का फोटो डाल के SN सुब्रमण्यम जो कि CEO है LNT का, उनको भी वो लेटर भेजा। उन्होंने लेटर का रिवर्ट भी किया कि हम लोगों ने ये चीज़ ऐसा काम नहीं किया बोलकर। वो तो कोई आदमी, मैं भी अगर चोरी करूँगा तो वही बोलूँगा, डायरेक्टली बोलूँगा मैं चोरी किया हूँ, नहीं बोलूँगा ना। तो वो तो कागज़ के ऊपर प्रूफ होना चाहिए। वो अपने बोलते हैं बोलने से या ना बोलने से कुछ होता नहीं, कागज़ के ऊपर प्रूफ होना चाहिए। तो आज हम लोग फिर से रिमाइंडर उनको भेजने वाले हैं। तो इस तरह जो पेपर वर्क करके आज हम लोगों ने मतलब आज बहुत LNT ने बहुत सारे बायर्स को केस किया है, लेकिन आज मैं LNT से नहीं हूँ बट टाटा कैपिटल से लिया हूँ। लेकिन उन्होंने आज तक मुझे एक बार ही मैंने कॉल किया, 1 से 2 बार कॉल किया, उनको मैंने प्रॉपर आंसर दिया। मैंने बोला जो आपको CEO है उनसे जाके बात करो, मुझसे बात मत करो, ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। धन्यवाद। दूसरे राउंड की चर्चा हम शुरू करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के सवाल के ताल्लुक से आप कोई जनरल बातें ना करें, पूरी कानूनी की बातें ना करें, पूरी बिल्डिंग की बातें ना करें। आपके साथ पर्सनल क्या हुआ है, बिल्डर ने क्या किया है या और लोगों ने क्या किया है वो बताएं और फिर आप सवाल पूछें कि उसका हल कैसे हो सकता है। जी आप बात करें। ये पर्सनल मुद्दा नहीं है, पूरा सभी का ये जो है वो, जैसा भी भाई साहब ने जो बताया। हाँ, ये घर बेघर हुए लोग हैं, ये सब ये बेघर लोग। पहले बात कर लो आप। हाँ पहले बोल दो। मैं जो हूँ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, महिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन आज यहाँ पे मैं समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज यहाँ पे कलीम भाई के फ़ोन के ऊपर यहाँ पे इसलिए जुड़ी हूँ कि आप पता चला कि कोई एक लीगल टीम आने वाली है जो उसके ऊपर पेपर वर्क के ऊपर काम कर रही है। तो इसीलिए मैं उनकी दावत पर यहाँ पे शरीक हुई आप लोगों के साथ। और मैं खुद भी एडवोकेट भी हूँ। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि बिल्डिंग को रेगुलराइज करने की एक पॉलिसी MRTP एक्ट के अंदर है। तो ये देखिए अभी जितने भी बिल्डिंग को तोड़ने का जो नोटिस लगा है ना, वो किस हिसाब से उन्होंने लगाए हैं, जो 2020 के बाद की जितनी बिल्डिंगें बन रही है वो सभी को उसके अंदर नोटिस देके उनको ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यही बिल्डिंग बाकी की बिल्डिंग को रेगुलराइज करने की पॉलिसी 2022 में निकाली गई थी और उसमें उन्होंने सिर्फ 2020 तक की बिल्डिंग को ही रेगुलराइज करने का प्लान MMRDA ने निकाला था। और यहाँ पे मुंब्रा की किसी भी जनता को, आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि बिल्डिंग जो हमारी है वो अगर म्यूनसिपलिटी अगर हमारी बिल्डिंगों पर कार्रवाई करने नहीं आ रही है 2020 के पहले की, तो वो ये प्रोविज़न निकाला गया था जिसमें 2020 के पहले की बिल्डिंग जो है वो रेगुलराइज करने के लिए। लेकिन उसको रेगुलराइज करने के लिए यहाँ के लोगों ने कुछ पेपर जमा ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। अब
यहाँ पे जो बिल्डिंगों का कार्रवाई करने का और उनको तोड़ने की बात भी जो हो रही है, तो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि फिर उनके घर किस तरह बचेंगे। या तो टीएमसी को ऐसा करना चाहिए कि भाई या तो उनकी जो MMRDA ने जो सर्कुलर निकाला था 2022 में मार्च में निकला था ये सर्कुलर MMRDA का, जो कि बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के 2020 से पहले की सभी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए, तो वही सर्कुलर और वो सर्कुलर 152 मीटिंग्स 152 मीटिंग्स हुई थी और उसके बाद ये सर्कुलर निकला था। तो क्यों नहीं टीएमसी फिर से वो मीटिंग्स लेती है? क्यों नहीं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो भी वहाँ पे आगे तक पहुँच रहे हैं? हमारे एकनाथ शिंदे, आपसे भी गुजारिश है कि एकनाथ शिंदे साहब से ये चीज़ बताए कि जब वो 152 मीटिंग्स के बाद में वो सर्कुलर निकला था, तो आज क्लस्टर में और ये सब चीज़ें हैं, तो वापस से कुछ ऐसी मीटिंग्स हो जिससे वो रेगुलराइज जो बिल्डिंग अभी तक बनी हुई है उन सबको रेगुलराइज किया जाए, इंशाल्लाह, है ना। तो ये मैसेज आप एकनाथ शिंदे तक के पहुंचाइए कि भाई जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है, जब 2020 तक का उसको हद रखिए ना, तो उसको करो ना आज तक ही, आगे की बिल्डिंग को मत बनने दो प्लीज। अगर बनती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उनके ऊपर 420 का मैटर लगाओ, चीटिंग केस करो, फ्रॉड केस का बनाओ। लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी कोई प्लान अप्रूव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सबको तुमने रेगुलराइज में कि उसके अंदर हाथ में डाल दिया है, क्लस्टर की स्कीम में डाल चुके हैं कि उससे पहले कि अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसको क्लस्टर में डालेंगे। लेकिन अभी की बिल्डिंग का क्या, हमको अभी के जो लोगों के जो घर है ना, वो लोगों के घर सेव करना है। हर एक इंसान को जैसा है कि भाई उनको लोग यहाँ पे परेशान उसी लिए है, सभी का बस वो एक ही मोटो है कि हमको हमारे घर के बदले घर मिले। और बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी पुनर्वसन की जो स्कीम्स है, जैसा आदिवासियों के लिए है, उस तरह बहुत सारी स्कीम्स हैं टीएमसी के अंदर, बीएमसी में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही है, MMRDA में सभी का कम से कम ऐसा है ना कि 10 स्कीम्स ऐसी है कि लोगों को पुनर्वसन किया जा सकता है। तो ये लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ पे अकेले बिल्डर की या अकेले घर लेने वालों की गलती नहीं है, यहाँ पे टीएमसी की भी गलती है। जबकि रेगुलर कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई लेटर डाल ही रहा था, लेकिन फिर भी प्लीज से जब बिल्डिंग बनती है, जब वहाँ पे खोदा जा रहा है बिल्डिंग का फाउंडेशन के लिए, तब से वहाँ पे कंप्लेंट आना शुरू होती है। लेकिन जैसी कंप्लेंट जाती है ना, टीएमसी ऑफिसर्स बिल्डर को लेटर भेजता है कि ये बंदे ने हमारे पास में लेटर भेजा है, जाओ उनसे बात करो, अगर उनका कंप्लेंट हमारे पास में फिर से आया ना तो हम आपके पास में कार्रवाई करने आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिस्टम है ना, हमको बस सिर्फ ये चाहिए कि सारे बिल्डिंग में जितने मेरे को सिस्टम पे कार्रवाई करते करते तो टाइम जाएगा, हम लोग लीगल फाइट करने में, डॉक्यूमेंट जमा करने में, ये सब चीज़ें में टाइम जाएगा। लेकिन अभी लोगों के घर किस तरह बचाए जाए, ये चीज़ का हम लोगों को मेन जो अभी है वो कल अगर आ जाएंगे, देखो अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं तो आप तो डिनाई कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिनाई कर सकती हूँ। लोग यहाँ पे रास्ते पे उतर के कितने दिन तक उसको रोक पाएंगे? ये लोग अगर कुछ फोर्स लेके आ गए, कुछ कर गए, लोग कहाँ जाएंगे? इससे पहले भी खान कंपाउंड में जो एवीके में जो कार्रवाई है, औरतों को लॉकअप में भरा गया है कि भाई क्योंकि औरतें आगे आ रही हैं तो औरतों को लॉकअप में भरा गया है। तो उस वक्त कार्रवाई जब करने आती है तब कौन बचाव के लिए आता है? उस वक्त हमको ये चाहिए कि भाई वहाँ पे कार्रवाई ना हो, कुछ ऐसा स्टे आ जाए कि भाई अभी यहाँ पे कुछ दिनों तक के राहत मिली है, तब तक हम लीगल फाइट कर सकते हैं ना। इमरजेंसी में क्या इमरजेंसी का सोल्यूशन क्या है? इसीलिए बोल रहा हूँ, आर्किटेक्ट अपॉइंट करके प्रपोजल डालना चाहिए कलेक्टर या कमिश्नर के पास, और वो राहत हमने मांगना चाहिए। हम लोगों ने प्रपोजल डाला है तो ये तुरंत राहत हो सकती है। ये अभी के बारे में पहले पेपर निकालना है, किस किस के है ऐसा परेशानी। देखिए भाई साहब ने जो सुझाव दिया और मैडम ने जो सुझाव दिया उस पर मैं थोड़ा नज़र डालना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सुझाव दोनों लोगों का है, लेकिन उसको करने के लिए एक टीम की यहाँ लोकल जरूरत है। सलीम साहब, हम लोग तो बाहर के हैं, हम तो हमेशा नहीं आ सकते, टेलीफोन पर आ सकते हैं। दो चीज़ें मैं गुजारिश करूँगा। एक तो यहाँ पर हम लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, जैसे हमें आना हो तो फिर वहाँ 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन पूरा हमारी जो टीम है उसे बैठने के लिए कोई जगह होता है जहाँ पे लोग आके अपने डॉक्यूमेंट बताएँ और अपने जो बातें हैं वो आके बताते हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि 5 लोगों की यहाँ की टीम होनी चाहिए, आप दोनों की सलाह के ऊपर काम कर लेंगे।
अभी हम यहाँ से मीटिंग से चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि 5 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाला है कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप जैसे वकील हैं और भी जो साथी हैं, उनकी सलाह से उस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पहली शर्त यह है कि टीम होनी चाहिए। कौन दौड़ भाग करेगा, कौन जाएगा वहाँ पर, ऐसे लोगों को करनी चाहिए। और वो ऐसे हो कि जो डरे नहीं। पहले हमने खुलासा कर दिया है कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मन में अगर कोई डरता होगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो डरे नहीं और किसी से मैनेज होने की गुंजाइश नहीं हो, बल्कि सिस्टमेटिक जो डॉक्यूमेंट के जरिए कानूनी तरीके से जो आप लोगों ने सुझाव दिया है, मैं समझता हूँ उसमें सबका भला हो सकता है। तो एक तो जगह मुकर्रर करिए साहब, और दूसरा टीम। अगर अभी आप लोग डिक्लेयर कर देते हैं तो बेहतर होगा, और अगर अभी नहीं कर पाते हैं तो 1-2 दिन सोच लेने के बाद 5 लोगों की टीम आपकी होनी चाहिए जो यहाँ पर भाग दौड़ कर पाए, हर जगह पहुँचे। बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं, यहाँ पर 1 घंटे में इधर से उधर आ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने सवाल करिएगा। मेरे सुझाव पर भी गौर करिए। ये जो आंदोलन हो रहे हैं, देश भर के आंदोलनों का नतीजा हम सब ने देखा है क्या होता है। मेरा सवाल ये है अनवर साहब कि सरकार के पास लिखित में या नगर पालिका के पास लिखित में यहाँ के लोगों ने कुछ डिमांड की है क्या? कुछ सुझाया है सरकार को कि हम ऐसा चाहते हैं कर सकते हैं? और अगर इन्होंने सुझाया है तो नगर पालिका या सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है क्या? वो दोनों बातें, वो जो लिखा जाएगा उसको पढ़ने पर और जो सरकार के जवाब आया है उस पर पढ़ने पर बहुत कुछ समझ में आएगा। अब रही बात आंदोलन की, यहाँ देखते हैं आंदोलन बहुत होते रहते हैं। मैं एक आंदोलन का सुझाव दे रहा हूँ, अभी तो बाद में पढ़ेंगे। तो एक आंदोलन का सुझाव दे रहा हूँ, बहुत आसान आंदोलन है। आप लोग आधा घंटा पूरा मुमरा को ब्लैक आउट करने की कोशिश करें और सवाल ये उठाएं, ब्लैक आउट समझ गए ना, बत्ती गुल बोर्ड, ये हमारा प्रोग्राम रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 30 अप्रैल को बंद करवाया था, ये हमारा चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ब्लैक आउट का आह्वान करते हैं पूरे मुमरा से और ये लगाते हैं कि भैया ये बिल्डिंग बनेगी क्यों, ये इतनी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई, अचानक रातों रात तो नहीं बन गई कि शाम को मगरिब के समय शुरू हो गया और फजर में इमारत खड़ी हो गई। तो इस सवाल को लेकर जो है यही बेस बनाइए और पूरे मुमरा में ब्लैक आउट करके कोशिश करिए। ये ब्लैक आउट का संदेशा आप 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग कहीं भीड़ जमा करते उसका मैसेज नहीं बनता। ब्लैक आउट का मैसेज बनेगा, नेशनल मैसेज बनेगा, इंटरनेशनल मैसेज बनेगा कि मुमरा में क्या हो रहा है। सरकारी अधिकारियों के निगरानी में इतना सब हो रहा है, वही बनवाते हैं और वही तोड़वाते हैं। ये बड़ा मैसेज जाएगा और जब बड़ा मैसेज जाएगा, जब दिल्ली तक पहुँचेगी तो आप लोगों के मसले के ऊपर चिंता होगी। यहाँ दिल्ली से लोग भी आएंगे और पूछेंगे और उसका हल करेंगे। ये हो गया तो इसके लिए मैंने आंदोलन की शक्ल में लोगों को खबर करना। और दूसरा जो लीगल होता है, आप दोनों लोगों ने कहा, ये दोनों रास्ते से आप लोगों को काम करना चाहिए। तो टीम और एक जगह हमने अपनी बात रख दी है, आप लोग सोच लीजिए। अब जो है सवाल का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, जिन लोगों को भी सवाल है। पहला कदम जो है इसमें आप लोगों को जो बिल्डिंग है टूटने के लिए ऑर्डर आए हैं या टूटने वाली स्थिति में है, उन बिल्डिंगों के पेपर्स वगैरह आप लोग जमा करें। तो हम लोग पहले उसमें किसी तरह उसको स्टे लिया जाए, है ना, फिर उसको रेगुलराइज करने का काम करने का पूरा रोड मैप बनाया जाए। वो रोड मैप बनने के बाद फिर उस पर अपन सब काम करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद हमें उन अधिकारियों को जिनके कारण ये बनी है उनको हमें सबको चिन्हित करना है, शुरू से लेकर अभी तक का। उन सबको हमें जेल पहुंचाने की तैयारी में पूरे लगना है। उनकी जो भी संपत्ति है उसकी जांच करवा के उनसे हमारी वसूली भी करवानी है। तो जो रेगुलराइज करने में जो खर्चा आएगा वो खर्चे का पूरा हमें वहाँ से सब
कंप्लीट करना है, मगर इस सबके लिए आप सबको खड़े होना है। आप ये सोचो कि वो एक व्यक्ति ने कर रहा है तो हमें भी अपने आप मिल जाएगा, ऐसा अगर आप लोग सोचेंगे तो फिर यहाँ पर जीत नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आप अकेले पड़ जाएंगे, दूसरा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरे को भी प्रोत्साहित करना आपकी ही जवाबदारी बनती है। ऐसा नहीं हो कि जैसे हमने मान लीजिए आप लोगों को ये काम हाथ में ले लिया कि चलो हम कर रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर ही आप नहीं छोड़ दो कि भाई हम जाएं, हम सबके घर घर जाएं और सबने, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी लोगों को साथ में लाएं और जो रोड मैप अपन ने बनाया वो रोड मैप पर चले। ठीक है शिवाजी जी, और कुछ है अभी क्वेश्चन आंसर? हाँ, सवाल करिए। मैं थोड़ा सर आपने जो कहा कि एक जगह, तो हम इंशाल्लाह अगली टाइम, अभी आपने शॉर्ट मीटिंग टाइम में हम लोग ने अरेंज किया, अगली टाइम में एक हम हॉल लेंगे जहाँ पे पब्लिक के लिए भी रखेंगे कि पब्लिक भी आके आपसे डायरेक्ट रूबरू बात कर सके, उनके अपने अपने मसले बताएं। ये हम लोग कुछ लोग भी पार्टी के लोग हैं या एक्टिविस्ट हैं, सब अभी आए हैं। और दूसरी बात, 2 दिन के अंदर हम, जैसे कलीम भाई हम तो काम कर रहे हैं, ये मैडम भी अगर चाहे तो जुड़ जाएंगे, और भी ऐसे 5-6 लोग या 10 लोग, जो जितने लोग जुड़ना चाहेंगे। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, उसके ऊपर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कहीं मैनेज नहीं हो जाए, ऐसे लोग हमको नहीं लेना है। तो कोई भी अगर आना चाहे वो बिन स्वाद, निस्वाद बोलते ना हिंदी का वर्ड थोड़ा भी, तो वो मतलब बिना मुफाद के, अगर तुमको ज़रूरत पड़े तो अपने जेब के पैसे लगाओ, मगर तुम उम्मीद मत रखो कि हमको पैसे कहीं से आएंगे। वैसे लोग मेहरबानी करके मत आना मेरे पास। जो अपने जेब के पैसे, हम कोशिश करेंगे, मैं करूँगा, मैं मेरे लगाऊंगा, मगर आप ये ना हो कि हमारी पूरी टीम के साथ धोखा हो जाए। क्योंकि अभी हमारे ये 3-4 चैनल चालू है, लाइव चालू है, तो मुमरा की आवाम से मैं गुजारिश करूँगा, देखो सर हमारे मीरा रोड से आए, कई वकील बॉम्बे से आए थे, अलग अलग जगह से करीब 10-12 लोग आए थे। तो इनको फिक्र है, मुमरा से बाहर के लोग हैं, हालांकि इनका ना कोई फ्लैट है ना इनको कोई ज़रूरत है, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी सामने आओ, मुमरा की तहजीब है, NGO है, पार्टी के लोग हैं, कि हम किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहे, कोई भी पर्सनल नाम नहीं लूँगा मैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ के जो लोग बेघर हो रहे हैं उनको इंसाफ मिले और उनको घर मिले। जिस तरीके से सर ने बोला लीगलाइज करने का है, नहीं तो हमारा एक सुझाव ये है कि महानगर पालिका बिल्डिंग शौक से तोड़े, हमको महाड़ा में या तो TMC में इनको फ्लैट दो। जैसे कि अभी करीब 1000 फ्लैट खाली है मुमरा के अंदर, कारपोरेशन की जो महाड़ा की स्कीम आती है ना, उसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है। तो मैं कारपोरेशन को ये बोलूँगा, आप जगह के जो विवाद है या आपके आरक्षण की जगह के ऊपर बिल्डिंगें बनी है, आप शौक से तोड़ो, मगर इन लोगों को पहले फ्लैट दो। और उसके अंदर मेरे ख्याल से प्रावधान अभी ऐसा निकला है कि कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर देना चाहिए। तो इस सब चीज़ों के ऊपर तब तक आप लोग ऐसा कोई भी कार्रवाई के लिए मत आओ। और हमारे DCM एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत हेल्प कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी केस लेके जाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग आए तो बहुत, और हमको अच्छा लगा। तो हम सब मिलकर एक टीम बना के काम करेंगे और लोगों के घर कैसे बचेंगे और अधिकारी को किस तरीके से हमको लेना, ये सब हम करेंगे। और किसको बोलना है, सवाल कर? हाँ ठीक है, सवाल जैसे भी बोलो बोलो, जो भी है आपको बोलो। हाँ, जो भी कुछ है। अभी इनके साथ ऐसा हेवी डिपॉजिट का 5 लाख रुपया लिया है और बिल्डर ने हाथ उठा के बिल्डिंग टूट गई, तो बोले मैं क्या करूँ? तो इंशाल्लाह उसका भी कोई रास्ता निकाला। हाँ बोलो बोलो। जोर से ये पूछना है कि खुद के घर वालों को तो बता दिया आप लोगों, लेकिन जो बेचारे हैवी के लिए, जिसने 3 लाख में हैवी के लिए, 5 लाख में हैवी के लिए, उन बेचारों का क्या? ये मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है, जवाब देंगे। और किसको सवाल पूछना है तो आगे माइक दे दो। इतना सब सुने तो क्या लगता है? देखिए अभी जैसा बोला है हेवी डिपॉजिट का, बिल्डिंग टूटी है या नहीं टूटी? तो उसके लिए तो हम वो रास्ता इस्तेमाल करेंगे। कौन सा कि भाई वो बिल्डिंग कब बनी थी, किस हिसाब से, तो उस टाइम कौन कौन थे, तो ऐसे अधिक संपत्ति की जांच करवा के उन लोगों की जिन लोगों ने उस टाइम ये बनने दी बिल्डिंग और जो बिल्डर, इन सबको अपन लोग पकड़ सकते हैं। तो ये घेराबंदी है, ये लंबाई है, क्योंकि अब आपका तो हो चुका, अब इमरजेंसी नहीं रही, बराबर। तो वो धीरे से वो कदम उठाया जाएगा उसका बाद में। लेकिन जो नहीं टूटी है, टूटने के ऑर्डर्स आ रहे हैं, और चाहे वो हैवी डिपॉजिट में कोई रह रहा है या कैसे भी रह रहा है, तो वैसे उसको रेगुलराइज करने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। लेकिन फॉरेन का टूटा बैक साइड तो पूरा इसी देखो ये ना एक शॉर्ट टाइम मीटिंग थी, इसमें ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। और इसके अलावा जो AVK की कार्रवाई थी, जो कि 24 बिल्डिंग पूरी तरीके से डेमोलिश हो गई,
सर ने बताया 5-10 लोगों की ऐसी एक टीम बनाई जाए। 5-10 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 4 लोग 5 लोग एक टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोग हैं और अच्छे लोग हैं, हम लोग उसमें जुड़ेंगे। फिर जैसे सर हम लोग को गाइडलाइन देंगे और जैसे अभी आप लोग चले गए तो फिर हम लोग सर के सामने पूरे कागजात रख देंगे। कागजात के ऊपर सर हम लोग को बताएंगे इसके आगे की प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, AVK का भी काम करना है और जो बिल्डिंग अभी टूटने वाली है जिनके ऊपर नोटिस जा रहा है उसके ऊपर भी वर्क करना है। तो जो भी सर गाइडलाइन देंगे, क्योंकि अभी ये लोग आए, अभी बात शुरू हुई है, तो जब ये पेपर देख लेंगे, पेपर के ऊपर स्टडी करके फिर हम लोग को जैसी गाइडलाइन देंगे, बस हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जुड़े और वो इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि ये आंदोलन पेपर वर्क से ही रुक सकता है। क्योंकि जितना भी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम ताकत से सबसे रोक लेंगे, लेकिन अब जब भी ये काम रुकेगा पेपर से ही रुकेगा और पेपर से ही हम लोग को घर के बदले घर मिल सकता है, हमारा मुआवजा मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन जो भी है वो हमको पेपर वर्क से ही मिल सकता है। और ये हमारी एडवोकेट की टीम है। आज एडवोकेट का क्या खर्च है सब जानते हैं, लेकिन अनवर इस्माइल भाटियाला साहब के मार्गदर्शन में इनकी टीम है, ये सोशल वर्क करते हैं। क्योंकि अभी हमारा भी पहला इनसे मुलाकात है, लेकिन जो मैंने गूगल पे स्टडी किया तो ये यही नहीं, हर जगह जो भी सोशल काम होता है वो यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुमरा में ये खुद आए, खुद से इन्होंने कांटेक्ट किया, अपने पैसे से अपने खर्चे से आए और यहाँ तक कि इन्होंने बोला आगे की लड़ाई में जो भी करना रहेगा मैं इंशाल्लाह जो बेस्ट होगा पाएगा मैं करूँगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और बस जो लोगों का फ्लैट टूटा है, जो लोग का नहीं टूटा है, वो कम से कम अपना एग्रीमेंट लाए, एक जगह जमा हो और आके इनके सामने बात रखे। और अनवर साहब ने बोला है कि अगली बार हम इसके एक बड़ा हॉल किया जाएगा छोटा, क्योंकि ये पहली मीटिंग थी। तो ये जो भी हम लोगों को जो बात बताएंगे वो हम समझ के फिर दूसरी मरतबा हॉल रखेंगे और बड़ा प्रोग्राम रखेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस काम के ज़रिए से हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर से दोबारा आप लोग को याद कर रहा हूँ, मैडम ने जो कहा है उसको आप लोगों ने सुन लिया है। भाई साहब ने जो कहा है बहुत सही लाइन है, वो आप लोग सुन लीजिए। अभी 4-6 महीना तो आपका निकल जाएगा कम से कम इसमें। टाइम पे सवाल नहीं है, टाइम तो जाता है, टाइम जाता है। कोशिश करेंगे वो जो टीम बनाने की हमने बात की, उसकी वजह वही है कि जब टीम सामने आ जाएगी तो उसको दौड़ाएंगे, भगाएंगे, भाई जल्दी करो। 6 महीना नहीं जाए 4 महीने में हो जाए, या साल भर लगने वाला हो तो 6 महीने में हो जाए। अगर टीम आती है सामने तो बिल्कुल आपका काम सही तरीके से और अच्छी स्पीड में शुरुआत हो जाएगी। क्या आपको लगता है ये जो टीम का हमने प्रपोजल रखा, आप लोगों को क्या समझ में आए? जी बताइए। आप बताइए। होना ही चाहिए। नहीं मतलब उनका जो सोच है वो कैसी है? टीम की बात। नहीं टीम के बारे में ना, तो आपने जो टीम का जो सजेशन दिया है कि टीम रखने में काम करो। अच्छा आपकी जो टीम के बारे में? नहीं हमारी टीम आपकी टीम बननी चाहिए उसके बारे में। लोकल एरिया की टीम बोल रहे ये एक हम क्लियर कर देते हैं, गलत फहमी हो गई। हमारी टीम की हमने बात नहीं की, हम यहाँ के तो है नहीं। हम आएंगे 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे के लिए, मुकम्मल तो रहे। यहाँ लोकल की 5 लोगों की टीम की हम बात कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है, जैसे अभी यहाँ आए हैं और बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, ये उस टीम के साथ खड़े रहेगी, उनके पीछे खड़े रहेगी और वो देश भर से आपको मिल जाएगी। ये ध्यान दे दीजिए, आपकी 5 लोगों की टीम करिए, उनके पीछे देश भर की टीमें मिल जाएंगी, उनके पीछे खड़े रहेंगे। यहाँ कोई अगुवाई हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ रहते नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ों की जानते भी नहीं हैं। आप लोगों की ज़बानी हम सुनेंगे तो मुनासिब ये है लोकल टीम हो, ये क्लियर आप समझ लीजिए। हम लोग आपके टीम के साथ खड़े हैं जी। तो मीटिंग बर्खास्त होगा, उसके बाद हम लोग अभी बैठ के ना एडवोकेट बोलना आखिरी कुछ अल्फाज बोलना चाह रहा था। ये अभी तक जितनी बातें हुई ये पूरी की पूरी बातें थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि स्ट्रक्चर लीगल है या इलीगल। लेकिन एक बात है जो इससे ज़्यादा है, इससे आगे है, जो डिस्कशन में नहीं आई, शायद आज का प्राइमरी मुद्दा नहीं था, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स उस वजह से आते हैं, और वो है ज़मीन का कन्वेंस। जितनी मेहनत, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इससे बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई, तो एक पट्टी है जो बांधी जा रही है जिससे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर आपका बेसिक, आपका मुमरा अच्छा रखना है, चाहे वो इलीगल बिल्डिंग का मसला हो या लीगल बनी हुई बिल्डिंग का मसला हो, जितना जल्दी हो सके लैंड ओनर से
कन्वेंस करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मोफा एक्ट के थ्रू डीम्ड कन्वेंस का एक प्रोसीजर चालू है सालों से, और ये पूरे इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र को मिला है क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं। ये डीम्ड कन्वेंस के अवेयरनेस कैंप्स जितने ज्यादा हो सके, ये जो टीम बनेगी ना, ये काम करिए, लेकिन जब तक आप कन्वेंस और डीम्ड कन्वेंस का मतलब क्या है मैं मुख्तसर बोल के खत्म करूंगा ताकि अवेयरनेस बढ़े। कन्वेंस का मतलब होता है जमीन का एक मालिक के नाम से निकलकर दूसरे मालिक के नाम पे जाना। तो जब ये सोसाइटी या बिल्डिंग बनती है तो बिल्डर जाकर उनसे पावर लेता है, बिल्डिंग बांधता है, भाग जाता है। लेकिन कायदा बोलता है कि उस बिल्डर की जिम्मेदारी यह है कि 6 महीने के अंदर जिस जमीन पे उसने बिल्डिंग बांधा है वो बिल्डिंग उस सोसाइटी के नाम पे कर दो। आज आप लोग दर बदर रास्ते पर इसलिए है, लीगल इलीगल के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके नाम पर वो बिल्डिंग नहीं है, उस जमीन के मालिक आप नहीं है। जब आप फ्लैट खरीदते हो तो इसका मतलब यह है कि आप जब स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भरते हो उसका मतलब यह है कि आपने उस जमीन की स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भी भरी। सिंपल लॉजिक है। जब तो आपने वो भरी, बल्कि जब ऊपर जितने फ्लोर जाते हैं तो जमीन की जितनी स्टैंप ड्यूटी खरीदो फरोख्त की होती है उससे ज्यादा भर दी जाती है। तो सरकार बोलती है कि अगर बिल्डर या लैंड ओनर आपको ये नहीं दे रहा है नाम पे करके, या आदमी भाग गया, या जिसके नाम पे था वो मर गया, या बिल्डर टाल मटोल कर रहा है, या सब गायब है, कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है, अलग अलग बातें हो रही है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आधे अधूरे, जितनी चीजें हैं लेकर आओ, वो जमीन हम आपके नाम पे करके देंगे। तो जिस दिन जमीन आपके नाम पे होगी तो आप लोगों को ये जो आर्किटेक्ट हायर करो और ये जितनी चीजें आई लीगलाइज करने की, इन सब चीजों में आपको दोबारा बिल्डर की और जमीन मालिक की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अगर आपके पास कन्वेंस है तो आप यकीन मानो कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो कन्वेंस के अवेयरनेस को इस मुमरा में बढ़ाने की बहुत जरूरत है। ये मैसेज देने के लिए आज मैं इनके साथ यहाँ तक आया हुआ। शुक्रिया। लंबे था हाँ। अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो आपने एक बात बताई थी, हमने कहा कि भाई बिल्डरों ने रजिस्ट्री करके नहीं दिया स्टैम्प ड्यूटी भर दिया, तो आपने एक सुझाव दिया था, वो मैं याद करा दूँ आप लोग के लिए। उन्होंने कहा था कि मान लीजिए 100 लोगों के मकान है किसी इमारत में और 99 लोगों को बिल्डर ने एग्रीमेंट रजिस्टर एग्रीमेंट करके नहीं दिया स्टैम्प ड्यूटी, अगर एक को भी दिया है तो फिर हम उस एक के आधार पर पूरी इमारत की बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात। पूछो टीम में कितना लगता है? एक होना चाहिए। एक ज्यादा हो अच्छा है। मैंने बताया कि बचाने के लिए किस लेवल तक सरकार कबूल करने के लिए या हमारा संविधान उसके एक्ट कबूल करने तैयार है। फिर से रिपीट कर दीजिए। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी लेकर आते हैं आप लोग तो उसके जरिए से वो पूरी जमीन आपके नाम पर कराई जा सकती है, बचाई जा सकती है। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिल्डर के साथ और ये बताएंगे और चीज में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो आपको अच्छा दूसरी बात, आप जब आए हैं अवेयरनेस के तौर पर, जब फ्लैट खरीदें आप ये बात मुमरा के सारे लोगों तक पहुंचाइए। जब फ्लैट खरीदें या जो बिल्डिंगें बनी हुई है, चाहे वो हम बोलने के लिए लीगल रखे हुए, लेकिन लीगल बिल्डिंग भी आधी इलीगल है, आपको पता है आप लोगों को? आज नहीं तो कल उसका मौका आने वाला है। मतलब उसका सीसी तो है, 2 माले का है, 4 माले ठोके, या फ्लोर के ऊपर बताए 2 माले 2 फ्लैट होंगे बांधे 4, तो लीगल होते हुए भी वो इलीगल है। समझे? ऐसे मुंबई में काफी बिल्डिंग जो टीएमसी बोल रहे हैं ना आप लोग, टीएमसी जिसको आप समझ रहे सेफ है, वो भी अनसेफ है। आज नहीं कल उनकी बारी है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 3 डॉक्यूमेंट सामने लाओ जिसको आप लीगल बोल रहे हो। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, एक सीसी की कॉपी और एक अप्रूव्ड लेआउट प्लान की कॉपी। ये 3 चीजें हर सोसाइटी के ऑफिस में होनी चाहिए। हर फ्लैट खरीदने वाला मुमरा में आज के बाद जो भी इंसान फ्लैट खरीदे वो उस बिल्डिंग के ये 3 चीजें, जीपी वाले तो बेचारे कुछ करते ही नहीं, उसके बारे में बोलना ही नहीं मेरे को, उनको आना चाहिए इस पर। लेकिन जो समझते हैं कि हम रजिस्टर्ड बिल्डिंग में रह रहे हैं या लीगल बिल्डिंग में रह रहे हैं, टीएमसी में रह रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट देखे बगैर और क्या वो सीसी उसी प्लॉट का है। बहुत सी जगहों पर देखा हमने कि सीसी इवन बैंक लोन करता है बाजू की बिल्डिंग के सीसी पे,
आप थोड़ा पढ़िए, कुछ नहीं आता है तो मराठी में 1 से लेकर 100 तक के आंकड़े सीखो खाली, और देखो सीसी नंबर मराठी में कि भाई ये नंबर है और ये तारीख है कि नहीं मेरे सीसी पे, ये मेरा प्लॉट है या नहीं है, इतना तो सीखो। खुद पढ़ना सीखो, किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देखो प्लॉट नंबर कौन सा है। फ्लैट खरीदते वक्त आप फ्लैट खरीदते हो तो हवा में बना हुआ माचिस का बक्सा जो होता है वो खरीदते हो, जमीन आपकी नहीं होती है। अगर कन्वेंस है, अगर अप्रूव प्लान है, अगर सीसी है, तो फिर आप उस जमीन के भी मालिक हो, उस जमीन के भी हिस्सेदार हो, वरना जिस दिन बिल्डिंग टूटी आप सब रास्ते में। ये कानून हमको समझना, जितना जल्दी मुमरा को समझा सके समझाना जरूरी है। शुक्रिया। और अगर किसी को इस ताल्लुक से जरूरत है, मैं लास्ट ऐलान, किसी को जरूरत है जानकारी की तो 10-15 सोसाइटी मिलकर या एक साथ बैठो, बुलाओ, हम आके अवेयरनेस देंगे। सबसे पहले हम लोगों को उनको टारगेट करना है। तो भी बेचारे कम से कम, मतलब मेरे हिसाब से अनएजुकेशन की वजह से बोल रहा हूँ कि नॉलेज नहीं होने की वजह से एक आदमी के रोजगार के हिसाब से, क्योंकि मुमरा में कोई रोजगार नहीं है। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन हटा दूंगा तो यहाँ ना कोई कंपनी ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना यहाँ कोई अच्छी कॉलेज है, यहाँ जगह बहुत है, लेकिन सब करप्शन में। तो कहीं ना कहीं बिल्डर भी ये सोचे कि चलो भाई बना के निकल जाएंगे। ये जो सबकी जो इसकी जड़ है ना वो थाने महानगर पालिका, ये जो होते हैं ये करप्शन करते हैं। करप्शन के बाद फिर वो एक छोटे से क्लर्क के ऊपर एग्जाम ना के सबको हटा दिया जाता है। तो मैं आप वकीलों के साथ यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपके ट्रस्ट से और आपके NGO से जो भी आपके है, कि पूरा टारगेट हमारे को थाने महानगर पालिका पर करना है, क्योंकि यही लोग आते हैं पैसा कलेक्शन करने। उसके लिए जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, हमारी टीम रहती है, ये आके पैसा कलेक्शन करते, और जो पैसा कलेक्शन करने वाले वो भी हम जानते हैं। हम कोर्ट में कहीं पर भी खड़े होकर बोलने के लिए तैयार है, हम अपना नाम देने को तैयार है कि कैसे थाने महानगर की टीम आती है, पैसा कलेक्शन करती है, और पैसा कलेक्शन करके ये पूरा एक सिंडिकेट चलता है। और पूरी की पूरी, अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग 24 बिल्डिंग बनने में क्या थाने महानगर पालिका कोई अधिकारी यहाँ से गुजरा नहीं, क्या उनके मार्गदर्शन में नहीं हुआ? एकदम कॉमन बात है। तो बस हम ये चाहते हैं कि आप हम लोग को गाइड करो, पब्लिक जुड़ने के लिए तैयार है। बस यहाँ के अलीम भाई, आपको इस चीज़ की नॉलेज कैसे आ रही है? भाई हमारा भी घर है, हमारा भी ABK में घर था, उसके बाजू में भी हमारा घर था, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। जब एक आदमी का नुकसान होता है तो आदमी उसके अंदर डीप में स्टडी करता है कि हमने देखे, ये लोग अनवर भाई बताएंगे। एक मामला ये भी मेरे सामने आया, जैसे कि क्या होता है, पहले जगह 3-4 साल पहले डील कर दिए, और जब अभी नया DP प्लान आया तो उस टाइम पे वहाँ पे R जोन, ग्रीन जोन था, तो अब ये 1 साल के अंदर R जोन हो गया। तो लोगों की नीयत खराब हो गई, फिर अपने ही लोगों को डाल के उसके ऊपर एलिगेशन करा दिया और वो सब बिल्डिंग ही गिरा देते। और उसके बाद में एक नया इसके अंदर मुद्दा ये डाला गया कि यहाँ पे पैसे कुछ गैंग वॉर के लगे हुए, जबकि मैं जितने भी बिल्डर को जानता हूँ सब वो छोटे हैं, कोई स्त्री वाला है, कोई तबेले वाला है, यानी छोटे छोटे लोग हैं। तो ये बिल्डिंगें तोड़ने के लिए एक कोर्ट को ऐसा भी गुमराह किया गया कि इसके अंदर कहीं ना कहीं माफियाओं का पैसा है। तो जहाँ तक हमने तहकीकात किए 2 महीने के अंदर, इसमें कोई माफिया का पैसा नहीं है, बल्कि ये एक माफिया नाम लेके ये बिल्डिंगों को तोड़वाया गया है। तो इसके ऊपर भी जिसने माफिया का कहा है तो हम उनको भी ये बोलेंगे कि आप ये पेपर ला के दो कि कौन से माफिया का पैसा है। और लोगों को मेरे ख्याल से ABK के अंदर 450 लोगों को बेघर किया गया है, और बिल्डर ऑलरेडी सब रूम बेच चुके थे। 2-4 बिल्डिंग थी वो अनकम्प्लीट थी, तो इसमें सबका नुकसान हुआ है। गरीब लोग ज़्यादा परेशान हुए। उन लोगों ने क्या किया, एक ज़मीन का पैसा डबल लेने के लिए ये बिल्डिंग तोड़वाते हैं, फिर वो दूसरे बिल्डर से सौदा करते हैं। ये मामला ऐसे ही चलते रहता है। 2 भाई, ये एक बेचता है, एक को पर्दे के पीछे रखता है, फिर वो डालता है उसका पिटीशन डालता है, मुझे पैसा नहीं मिला, फिर वो कोर्ट उसको तोड़वा देती। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको बिल्डर से हफ्ते नहीं मिलते, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ऐसे बहुत से इसके अंदर केस मिलेंगे हमको। बहरहाल हमको ये देखना है कि हमारे को लोगों के घर कैसे बचाने, और हाँ, तो मैं मुमरा की आवाम से, सिविल विभाग की आवाम से ये करेंगे। अभी देखो हमारी 2 टीम, एक तो हजरत हमको 8 दिन से कांटेक्ट कर रहे थे और आज उनको टाइम दिया, और एक हमारे माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब डिप्टी CM, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील हायर किए हैं। तो हम दोनों जितने हो सके, और भी कोई हमसे जुड़ना चाहे जुड़ सकता है इसमें। अभी ये फ्री ऑफ चार्ज करने का, तो ऐसे आप दिल बड़ा करके आओ, ये मत बोलो कि इसके अंदर हमको कुछ मुफात होएगा, हमको पैसे मिलेंगे। वैसे लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारे को फ़ोन भी मत करो, हमारे से जोड़ो भी, हम अपने खर्चे से हम कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया पूरी टीम को। कलीमुल्लाह साहब ने आपने एक बिल्डर के ताल्लुक से बात करी है, अमीना साहिबा ने जो बिल्डर के ऊपर बातें करी, उसके सवाल आपने
मेरा सवाल ठीक है, आपने उन्होंने जो कहा वो नहीं तो नज़र आया वो कह रहे हैं, आपको जो नज़र आया आप कह रहे हैं। दोनों के बीच का मेरा सवाल ये है कि बिल्डर यहाँ पर मीटिंग में नहीं आया या जो कुछ वजह होगी, मेरा सवाल यह है कि उनकी बनाई हुई इमारत में इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए बिल्डर लॉबी क्या करना चाहिए, वो खुलकर आना चाहिए, बात करना चाहिए। सवाल उनका है जो बेघर हो गए हैं, सवाल किसको सजा देना किसको नहीं देना मतलब नहीं है। सवाल यह है कि जो बेघर हुए हैं या होने वाले हैं उनके मसले का हल जो है, अगर बिल्डर आता है सुझाव लेकर के नहीं इस तरह से हम लड़ाई लड़ सकते हैं तो अच्छी बात होगी। जी समझ गए ना मैंने क्या कहा? सवाल उनका है। अब अगर वो आते नहीं हैं, चुपके से रहेंगे, बचे भी रहेंगे, तो ये टीम आई है मुमकिन नहीं है बचना। तो साफ लफ्ज़ों में खुले आप कहे जा रहा हूँ कि कोई छिपी हुई बातें नहीं है। बिल्डर लॉबी को आपके जरिए संदेश दे रहा हूँ, ये जो बेघर हुए हैं और जो बेघर होने वाले हैं उनके साथ उन्होंने उनको बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर आगे वो नहीं आते हैं, शर्मा हुजूरी में कहीं कोने में रहेंगे, तो फिर हम किसी का लिहाज नहीं करने वाले। जी साहब, इतना संदेश मुझे देना, शुक्रिया। मुमरा वासियों को बताना चाहता हूँ कि पिछले इतवार को आपके यहाँ हम लोग आए थे कलीमुल्लाह साहब के ऑफिस में, और अनवर कच्छी साहब भी थे, जेबा फाल्के साहब भी थी, कलीमुल्लाह साहब थे और शिव नारायण शर्मा जी थे, और ये सोनिका क्रांतिवीर भी थी। ये सभी लोग आए थे, और भी वो दानिश लांबे साहब थे, शमीम साहब थे, सब लोग आए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए। वो हमारा पहला विजिट था मुमरा का, और उसमें बहुत सारी बातें हो गई थी, लेकिन एक दूसरे से परिचित नहीं थे, और तो इसलिए जो है आज की मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी कि उस दिन जो तय हुआ था कि हमें सबको मिलकर काम करना है, तो उसकी रूपरेखा बनाने के लिए आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी, और सभी लोग यहाँ पर आए हैं, और करीब 11 बजे लोग आए हैं, और अभी तक जो है उस पर डिस्कशन हुआ है। और पहली बात तो ये तय हुआ है कि जो बेघर हो रहे हैं या जो बेघर होने वाले हैं, हो गए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की यहाँ पर हिकमत अमली तैयार की गई है, उसका रूपरेखा बनाया गया है, और एक टेम्पररी टीम भी यहाँ पर घोषणा की गई है। वो टीम की जिम्मेवारी यह है कि मुमरा के तमाम लोगों को, यहाँ पर यह तय हुआ है कि उस लड़ाई को चंद गुट मिलकर के नहीं जीत सकते हैं, थोड़े से एक भीड़ भाड़ लेके नहीं जीत सकते हैं, बल्कि यहाँ पर यह तय हुआ है कि मुमरा में रहने वाले हर फर्द की मदद लेने की ज़रूरत है। वो कोई गुटबाजी नहीं हो। जब आम आदमी की बात आ गई, मुमरा के हर बच्चे से मदद लेने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर तय हुआ है, और तभी ये लड़ाई आसान होगी। आज यहाँ पर यही तय हुआ है, और कुछ रूपरेखा बनी है, उसके बारे में और साथी भी बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं शिवनारायण शर्मा हूँ, भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान से हूँ जुड़ा हूँ, और काफ़ी वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं इस मामले में। इसमें कई बायर्स, होम बायर्स है जिनके साथ चीट होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें भी हम लोगों ने काम किया है। इस वक्त जो हम लोगों ने मुमरा में देखा था पिछले रविवार को, तो कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई थी कि वहाँ पर जैसे एक बस्ती में आग लगती है, तो बस्ती की आग को बुझाने के लिए हर व्यक्ति, चाहे वो गलत मिजाज का हो, बदमाश हो, खूनी हो या हत्यारा हो, वो भी ऐसी स्थिति में पानी देने का काम करेगा। तो वो स्थिति वहां हमें दिखी, मगर थोड़ा सा फर्क नजर आया। तो उस वजह से हम लोगों ने यहां मीटिंग में तय किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
जरा भी फर्क नहीं होना चाहिए। हर वह व्यक्ति चाहे वो अपराधी रहा हो या ना रहा हो, वो सब लोग अगर पानी दे रहे हैं उस आग को बुझाने के लिए, तो उसमें किसी को भेदभाव नहीं करना है, उनका साथ देना है, ना कि उनको अपने से दूर करना है। जैसे एक मैं सीधा उदाहरण देता हूं कि मंदिर या मस्जिद में जो माहौल रहता है, उस माहौल का ही असर है कि अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति गंदगी भी मचाना चाहे तो नहीं मचाएगा, उसका दिल उस गवाही नहीं देगा। कोई थूकना चाहेगा तो वो मंदिर मस्जिद में उस जगह पे नहीं थूकेगा, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, मगर फिर भी उसका दिल गवाही नहीं देगा। वो माहौल ऐसा है। ठीक यही माहौल आपको अपराध करने पर मजबूर कर देता है, और वही स्थिति होती है कि एक के पीछे एक अपराध होते चले जाते हैं। हमें उस मुमरा को अब नया मुमरा बनाना है, ये हमारी कोशिश है। तो यहां पर अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें चाहे बिल्डर हो या आम जनता हो या टीएमसी के अधिकारी हो, आज उन सबकी गलतियों की वजह से मुमरा आज इस स्थिति में पहुंच गया है जो पूरी तरह उजड़ने की कगार पर आ गया है। हमें उस मुमरा को बचाना है, हमें अपराध खत्म करना है, अपराधी को खत्म नहीं करना है। कुछ गलतियां होती है आपके बच्चों से, तो आप क्या करते हैं, उसको समझाते हैं और समझाकर रास्ते पर लाते हैं। ठीक वही काम हमें यहां पर मुमरा में करना होगा। हमें उन लोगों को समझाना होगा, उन लोगों को सही रास्ते पर लाना होगा, और वो सारे कदम उठाने होंगे जिससे मुमरा नए रूप से बच सके और दोबारा ऐसा ना हो। तो इसके लिए हमने आपस में बैठकर यह तय किया है कि जो भी हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट से जो ऑर्डर मिला है कि भाई तोड़ा जाए, तो उसे रोकने के लिए हम पहला कदम उठा देंगे इमीडिएट। वो कदम यह है कि जिन अधिकारियों ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैसे ऑर्डर दे दिया उसे अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी जो हमें मालूम पड़ा उसके अनुसार एक ऑफिसर ने लिख के दे दिया कि ये इलीगल बिल्डिंग है। एक ऑफिसर एक बिल्डिंग के लिए लिखता है कि मैंने ये बिल्डिंग तोड़ने का आदेश, तोड़ा था और वापस बन गई। जब तोड़ा था तो क्यों तोड़ा था उसका भी कारण रहेगा, मगर वो बना कैसे था, क्या पूरा बन गया था, अगर पूरा बन गया था तो कैसे बना था उसका भी कारण रहेगा। उसके बाद टूटने के बाद फिर से बन गया तो एक दिन में तो नहीं बना, वो कौन जिम्मेदार है इसका। तो वो सब चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। उसमें खाली वहां की जनता जिम्मेदार नहीं है, या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, या जिन लोगों ने जो बिल्डर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो माहौल जिम्मेदार है। हमें उस माहौल को सही ढंग से प्रेजेंट करना है, सही ढंग से ये करके हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर भी ला सकते हैं, और इसके लिए हमें उस समय की आरटीआई लगा के सारे जवाब हासिल करने होंगे, जिससे ये जो भी हो रहा है वो सब वहीं पर रुकेगा। और अगले कदम जो भी बिल्डिंग रेगुलाइजेशन हो सकता है उसका, तो उसका करवाने की कोशिश की जाएगी। पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी दिलवाई जाएगी, कौन भरेगा उसका भी इंतजाम करवाया जाएगा। ये सारी चीजें उन्हीं के ही डॉक्यूमेंट को पढ़कर, उन्हीं के अधिकारियों, उन्हीं के वहां के लोगों के द्वारा, वहां की पब्लिक के द्वारा ही सारा काम करवाया जाएगा। तो ये सारी बातें आज हम लोगों के बीच में हुई है, जिसमें मैं सहमत हूं, और मैं ये सब चीजें शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो ज्यादा नहीं होता है, मैं इतने शॉर्ट में इतना बोल सकता हूं। और जीत होगी सब एक साथ मिलकर, ये नहीं देखेंगे कि ये अपराधी है या मेरे इससे मन भेद है, या मैं इसको नहीं मानता, या इसको मैं अपने सामने खड़ा नहीं करता। अगर ये सोचकर काम सहयोग करेंगे तो शायद ना जीत सके, लेकिन अगर ये सब दूर करते हुए, इसको देखे बिना कि वो कौन है, अमीर है, गरीब है, क्या है, ये देखे बिना काम करेंगे तो निश्चित ही मुमरा जीतेगी और नया मुमरा बसेगा। धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में सभी चीज़ों पे बात हुई, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, अभी इन लोगों के डॉक्यूमेंट पढ़ने भी हैं, ये सब चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ अभी हम देखेंगे और फिर काम करेंगे। इसमें लोगों को अवेयर भी करना है कि कैसे क्या करना है। इस्माइल बाटलीवाला साहब से हमारे करीब करीब 10-12 दिन से या 15 दिन से कांटेक्ट चालू है। तो गए संडे को आप इन लोग की पूरी टीम, मेरे ख्याल से करीब करीब 20 लोग, जिसके अंदर वकील भी थे, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले भी है, और एनजीओ वगैरह सब लोग थे।
तो उन्होंने आके पहले समझे, क्योंकि उनको मालूमात नहीं थी, उधर आके मालूम कर लिए। फिर ऐसा तय हुआ कि हम लोग मीरा रोड आएंगे 2-4 दिन के बाद। तो आज उन्होंने दावत दी, हमको कबूल करके हम लोग की 6-7 लोगों की टीम आई, और किस तरीके से हमको काम करना है, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है। तो इनका जो तरीका है वो हम लोग समझ लिए, और उसके ऊपर डिस्कस हुआ कि आगे हमको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं जो लोग रह रहे हैं। तो मोइन भाई और समझ भाई, सबसे पहला तो मैं आपके चैनल से एक बात बताना चाहूँ कि कुछ लोगों में ऐसी अफवाह फैला के रखी है कि हम लोग बिल्डर के खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, और इनका कहना था कि बिल्डर भी हमारे साथ आए, और ठीक है, जिस किसी ने क्या किया वो हमको नहीं देखना है। अब हमारा मुहिम यही है कि लोगों के घर कैसे बचे, कोर्ट में हम अपनी जो बाजू कैसे मान सकते हैं, इसी के ऊपर ज्यादा हमको फोकस देना है। ना हम बिल्डर के खिलाफ है, ना और किसी के खिलाफ है। हमारा खाली एक ही उद्देश्य है कि लोगों के घर कैसे बचे। तो इसीलिए कि पीछे पीछे से ऐसी बात होती कि डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो फिर बिल्डर के खिलाफ जाएंगे, तो हमारा कोई भी ऐसा वो नहीं है कि बिल्डर के खिलाफ जाना है। मगर देखिए, सबसे पहला अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट लगेगा तो घर का एग्रीमेंट, क्योंकि जिस आदमी ने अगर घर खरीदा है तो किससे खरीदा है, बिल्डर से खरीदा है। उसके बाद ही फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड सब ये आएंगे। तो मैं बिल्डर भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा कोई भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना आप लोगों से हमारा कोई बैर है कि आपको फंसाना चाहे। हमारा उद्देश्य ये है कि वो लोगों के घर कैसे बचे, इसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप बराए मेहरबानी किसी को न रोके कि बाबा आप पेपर मत दो करके। हमको ये देखना किसी के घर कैसे बच रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। बाकी हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है। और मुमरा के जो सिल विभाग की पब्लिक है, जिनको नोटिस आई है, उनसे हमारी गुजारिश रहेंगे कि एक मेरा ऑफिस है, एक कलीम भाई का ऑफिस है, दोनों ऑफिस में कहीं पे भी आप डॉक्यूमेंट जमा करो। और तय ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग लाके मीरा रोड में बटली वाला साहब को लाके देंगे, और फिर वो उसके ऊपर स्टडी करके हम लोग का आगे का कदम क्या करना है, ये हम लोग का एक 8 दिन के बाद फिर एक मीटिंग होगी, उसके ऊपर तय करेंगे। उसके ऊपर इन लोग स्टडी करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या मजबूती है, और हम लोग कोर्ट में अपनी बाजू कैसे मान सकते हैं, और कैसे हम लोग स्टे लाने के ऊपर काम करेंगे। तो हम लोग दिन रात इसमें लगाए हुए हैं। जहां चाहे वहां हम लोग जाने के लिए तैयार है। कि सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हमको दिल्ली भी जाना पड़ेगा। तो इनकी टीम बहुत बड़ी टीम है। ये तो अभी जो 20 लोग लाए थे ये तो कुछ भी नहीं, इसके बावजूद भी काफी लोग हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं। तो मेरी मुमरा के आवाम से यही गुजारिश है कि जो डॉक्यूमेंट्स है तो ही हम आपको साबित कर पाएंगे कि आप इस बिल्डिंग में, इस घर में रहते हैं। नहीं तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी बाजू मान नहीं पाएंगे। तो बड़ा ही मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी हम पे होगी कि आप डॉक्यूमेंट्स दो। जितने डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रहेंगे, जितने लोग ज्यादा रहेंगे, उतने हम लोग मजबूत होंगे, और उतना हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए सक्षम होंगे। बस यही कहूंगा मैं। डॉक्यूमेंट्स कब तक जमा करना है? 1 महीने हम लोग ने एक टारगेट रखा। आज 25 तारीख है, तो 15 दिन का टारगेट रखा है हम लोगों ने। आने वाली 10 तारीख। जैबा मैडम, आप भी यहाँ आई हुई मेरा रोड में मीटिंग में आप भी शामिल थी, तो क्या कहना चाहोगे इस मीटिंग को लेके? देखिए, आज हम लोग जो यहाँ पे मीरा रोड में आज मीटिंग के लिए आए हैं, जैसा कि इससे पहले जो वीडियो में हमने बताया था कि एक मीरा रोड से जो यहाँ जिनके पास हम आए हैं वो मुमरा में से पहले आके विजिट करके गए हैं। और हम लोगों का कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हम ये काम नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये हर एक जनता का जो घर, आज जो लोगों का जो बेसिक जो राइट है कि भाई उनको, हर एक इंसान को अपनी छत चाहिए, जिससे आज लोग बेघर हो गए। खान कंपाउंड में एबीकी में जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बाद लोग रास्ते पे आ गए, और उसके बाद में उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लोग रास्ते पे आ गए। तो हम ये कोशिश है हमारी कि जिन लोगों का घर अभी लाइन में है कि भाई इतनी बिल्डिंग टूटने वाली है, तो हम उनका घर बचा सकें। और ये बचाने के लिए कैसा है कि कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी अगर इसके लिए कोशिश करे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दें। और यहाँ पे कोई भी ऐसा शायद लोगों में ये मैसेज गया इससे पहले कि भाई ये जो टीम जो काम कर रही है बिल्डरों के खिलाफ है। ये ऐसा नहीं है। मुमरा में जो बिल्डर बने हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोग आके भाई लोगों को चीट करने की इंटेंशन से यहाँ पर आए हुए थे।
और उन्होंने ये देखो इससे पहले हाईकोर्ट में जो पिटीशन डाली गई है उसमें माफिया का पैसा लगा है ये करके बोल दिया था। तो भाई माफिया का पैसा लगा है तो क्या कोर्ट ने जिन्होंने ये पिटीशन डाला है ये माफिया एक्चुअल में है कहाँ और कहाँ से आई है ये माफिया? क्या मुमरा के लोकल लोग ही यहाँ के बिल्डर है? कोई बाहर से आकर या ऐसा कोई किसी का पैसा लगा या कोई है नहीं। यहाँ के जो लोग बिल्डर हैं कहीं ना कहीं वो भी ये सभी चीजों के अंदर वो भी थाने महानगर पालिका का शिकार हुए हुए लोग हैं, क्योंकि थाने महानगर पालिका को जब बार बार इंटीमेशन दिया जा रहा था उनको पता था यहाँ पे इलीगल चीजें हो रही हैं, तो वो क्यों मुमरा में ही ये चीज को बढ़ावा दे रही है? जिस तरीके से आपने देखा होगा टोरंट का भी जो मुद्दा हुआ तो वो टोरंट को किसकी लाई मुमरा में ये बोलकर कि भाई यहाँ पे ज्यादा लोग जो है वो लाइट चोरी कर रहे हैं। तो भाई चोरी करने के लिए तुम देते हो, तुम लोगों को खुद दे रहे हो, तुम्हारे अधिकारी लोग खुद देते हैं लोगों को कि ठीक है तुम डायरेक्ट में लाइन लगाओ। तो आज मुमरा में भी छूट किसने दिया? बिल्डिंग अगर इलीगल बन रही है तुम अगर अपना ये मजबूती से कार्रवाई करते या ये लगाते तो कोई जीपी बिल्डिंग बनने का सवाल ही नहीं होता ना। क्यों ये बना कैसे? इतना बड़ा ब्लंडर अगर बन के रेडी हो गया है तो ये कहाँ से आया? कहीं ना कहीं थाने महानगर पालिका इसके लिए अपनी आंखें बंद कर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से आज सिर्फ बिल्डर ही लॉस में नहीं गया है, वहां की जनता भी बहुत बड़ा सफर कर रही है। और हम जनता से यही अपील करते हैं कि आप लोग, और इसमें हम तो चाहते हैं कि सिर्फ जनता ही नहीं, बिल्डर, बच्चे, बूढ़े, हर कोई इसमें जुड़े और इस मुहिम को कामयाब बनाए, क्योंकि ये जो टीम की आवाज बने ताकि हम लोगों को इसमें काम करने के लिए और इजी हो जाएगा। ठीक सर, आपसे आखिरी सवाल के आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मुमरा में कई इमारतों को थाने मनपा द्वारा मंजूर कर दिया जाता है, उसके बाद अब भी तीन बार के अंदर मतलब कई इमारतों को थाने मनपा ने मुक्ति भेजा है कार्रवाई करने के लिए, जिसकी वजह से जमीन के अंदर बहुत बरकरार है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आप मुझे क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जिन लोगों का घर गुजरते हैं, हम लोगों से यहाँ पर बैठे हैं जो कि उनकी कोशिश कर रहे थे कि उनको कैसे फंसाया दिमाग में है तो क्या भी मीडिया में खबर नहीं सकते, लेकिन पहली कोशिश उनको कैसे दूसरा इन लोगों को नोटिस आई जो तोड़ने की लाइन में जो इमारतें उन इमारतों को कैसे बताएं, अब इसके लिए हमारी है, मैं आवाम से बात कर रहा हूँ। अब वहाँ जो आम आदमी है, दुकानदार हैं, छोटे छोटे कारखानेदार हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, मंदिरों के जिम्मेदार हैं, स्कूल के जिम्मेदार हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि इन बेघर लोगों को जो आसमान के नीचे आ चुके हैं इनको बचाने के लिए आप लोग भी सहयोग करें। सहयोग से मुराद आपसे कोई पैसा नहीं मांगने वाला है, आप कम से कम उनके लिए आप बोलिए, सोशल मीडिया पर बोलिए, मीडिया में बोलिए। अगर जहाँ जाते हैं कहीं छोटी मोटी मीटिंग होती है, रिश्तेदारों में जाते हैं तो आप उनसे बोलिए। दूसरी अपील मेरी ये है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना शिंदे गुट हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, समाजवादी पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, और भी कोई पार्टी है जिसको मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं, इन सब से भी मैंने एक हफ्ते पहले अपील जाहिर किया था कि भैया आप जो है पहले इंसान हैं, उसके बाद आप भारतीय हैं, उसके बाद आप पार्टी के नेता या पदाधिकारी हैं। तो पहले इंसानियत के नाते और एक भारतीय होने के नाते इन दुखियारों के साथ आप भी खड़े रहें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। गुजारिश है इन सभी पार्टियों के जिम्मेदारों से कि इस बेघर लोगों को बचाने के लिए, जो उजड़ने वाले हैं उनको बचाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो महिलाएं
इस लड़ाई में सबसे पहले महिलाओं को भी आगे आना है, क्योंकि जब हम मुमरा में जाके सबसे मिले थे, जितने भी लोग आए थे, तो उनमें ज्यादातर लेडीज ने ये बताया कि उन्होंने अपने गहने वगैरह बेच के भी ये घर खरीदा था। तो ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं है या कुछ लोगों की नहीं है, आप सबकी है। घर की महिलाओं को बाहर आना पड़ेगा। घर की महिलाएं जब आगे आएंगी तो आधी जीत तो वहीं पे हो जाएगी उनकी। इसीलिए उनको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने खुद के घर खर्च जो चलाता है वो महिलाएं ही चलाती हैं। उन्हें ये मालूम होता है कि किस तरह से उन्होंने बच्चों की पढ़ाई करा रही हैं, किस तरीके से बाकी घर चला रही हैं, बाकी खर्चे कर रही हैं। इसीलिए महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे आने की जरूरत है, तभी ये जीत 100% हो जाएगी और संभव होगी। धन्यवाद।